विशाल, हम लोग पे दया करो सर। ठीक है करते ही सर 10 मिनट का रीजन ही नहीं दवाई शेक नहीं सर खाना चाहिए। ब्रेड बटर तो मैं हाँ ये आई ब्रेड बटर। ब्रेड मस्त। बटर मैं पीजी में रोज मिलता है। हाँ हम आपके लिए लेके आए मेरे को नहीं पता। मेरे को ब्रेड खिला दो। अरे वो रोज बटर दे देते ना तो फिर रोज बटर देते हैं फिर मेरे को याद है कौन सा दे देते डिलाइट का दे मैं- देते। नहीं ऐसे डिलाइट का बटर इतना वो नहीं आता है, बट डिपेंड करता है अगर डेली बेस पे आप कंज्यूम कर रहे हो। हाँ वो डिलाइट डिलीशियस एक ही है दोनों। अरे हम मिट्टी वगैरह ये सीएच जो प्रॉब्लम होती है। अरे वो अमूल का ही कंपनी का है भाई। अरे मतलब पीजी में बांट रहे हैं उनकी बात कर। तुम्हारे पीजी में ब्रेड बटर बांटते हैं? हाँ रोयल जो होता है फर्स्ट वाले बांटते थोड़ी हैं। अच्छा मुझे लगा बटर दे रहे हैं। मुझे लगा बटर बांट रहे हैं। अरे शाम बटर मिलता है। हाँ लगा बटर पे होता है इसको लगा रखा इस पे लगा दिए बटर। ये डब्बा पे लगा दिए बटर। लगाती होगी कहीं ना कहीं तो। हाँ ये ये A1, ये वैष्णव तो वैष्णव ही है ना? नहीं। अरे हाँ क्या नाम है तेरा? वैश्वी नाम है तेरा? मेरे को सिंगल ए वाली स्पेलिंग नहीं आ रही तो डबल ए की क्या बात कर रही? ये दो मात्रा कैसे आ सकती? अच्छा वो बे इमली वाली मात्रा आती है ना, इमली इमली वाली मात्रा। बड़ी हाँ भाई। ना मेरे को तो हिंदी आते है ना गुजराती आता ना। मैं मराठी सीखूंगा डिओलिंगो से। बस ऐसे ही मिसल पाव। चलो क्या पूछे अच्छा एक मराठी। क्या महाराष्ट्र, मैं गुजरात छोड़ के महाराष्ट्र क्यों जाऊंगा? नहीं यार। क्या? चलो डिपेंड करता है वो फिर। नहीं यार सब वेल सेटल्ड हो तो क्यों यार? क्यों सच्ची वेल तेरे को ए सच ए भाई ये तो कहाँ आगे का लेके चले गए। मैं तो अभी तक वेशवी से ऊपर नहीं आ रहा था, ये लोग सच्ची में चले गए। चलो वापस आ जाओ। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था। बस बस विश्वा तू चश्मे पहन ले नहीं तो तेरे को एसी का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाएगा तो। क्या हुआ भाई लास्ट लेक्चर? बढ़िया एकदम। तुम 5th फ्लोर पे क्यों गए थे? अच्छा ओके फाउंडेशन के बैच दो बैच चल रहे। क्या बोला तू? अल्लाह अकबर। ये बोला। क्या बोला? एक सेकंड लास्ट लेक्चर किसका था, ऑडिट का? व्हाट व्हाई अ कंपनी वांट्स टू डू अ ऑडिट? चल बता। कोहिनूर चुल्लू और पानी में डूब मर। एकदम सिंपल सवाल था, एक कंपनी को ऑडिट क्यों करना पड़ता है? तो बोलता है कुछ याद ही नहीं रहता। हाँ सर। इनकम सर। सर पर ट्राई करेंगे कि आवाज बराबर है उसका जुगाड़ करो ओवर टेस्ट कौन सी रखनी है वो बता देगा ना। तो टेस्ट के ही दिन रखो कि पूरी प्रिपरेशन कैसे होगी। हाँ इसका भी करना होगा। मंडे को कौन सी चाहिए पहले वो बता दो तो वो पढ़ने चालू केस वन को बाकी है उसके टेस्ट वन केस वन और टू अब मैं वन नहीं वो ऑडिट के सदमे से बाहर नहीं आ रहा और तुम उसको एएस का सदमा दे रहे हो। क्या होता है बताओ ऑडिट? ऑडिट क्या होता है पता है? वाह bro। चाय कॉफी नहीं भी लगता है सुबह। स्टेटमेंट हमारा ओपिनियन देना फॉर यूजर डिसीजन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना ओपिनियन देना। टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि वो सही है या
गलत है। वो होता है ऑडिट। ओपिनियन तो हम कम देते हैं, जब हम चेक करते हैं उसके बाद हम ओपिनियन देते हैं। पहले ओपिनियन देते थे, हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बराबर लग रहा है, बस ये ओपिनियन। चेक तो करना पड़ेगा ना। नहीं, मैंने सीए इंटर नहीं किया भाई, सीएसई किया है मैंने। ऑडिट आता है। सेक्रेटरियल ऑडिट आता है, तुम्हारे वाला नहीं आता। आगे सीए नहीं करना। विचार रहा हूँ, अभी तक ऐसा कोई प्लानिंग किया नहीं है। हमसे मोटिवेशन ले लो ना सीखने का। ना कर देगा मोटिवेशन दे रही। नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ 6 सब्जेक्ट है, उसमें 1.5 तो मेरे को आती है। ऑडिट तो क्या है, वही सब्जेक्ट है ना वो घुगन पट्टी वाली। मतलब उसमें कोई सम वम थोड़ी ना होता है। मेरे को तकलीफ एडवांस अकाउंटिंग और अकाउंटिंग में है, साला मुझे ज्यादा। हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी संकेत सर है ना। पीएससी में एडमिशन लेना। नहीं संकेत सर तो बेस्ट ही है। नहीं 1 और 2 क्लियर। आज नहीं, करेंगे वो तो सारा। एडमिशन कराएंगे फिर हम मॉर्निंग सर को बोलेंगे। नहीं नहीं, वो एडमिशन क्या है, वो सर को बोलूंगा वो मुझे ऐसे ही लेक्चर दे देगी, एक्सेस ही तो लेना है, तुम्हारा तो ऐप भी है ना। चलो, विजन लास्ट लेक्चर में अपने स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या क्या पढ़ा था स्ट्रेटेजिक इंटेंट में। वैल्यू सिस्टम क्या होता है, वैल्यू सिस्टम A1। जो हम हमारा वैल्यू सिस्टम मतलब जो हम सोचते हैं जैसा हमारा कैरेक्टर है हम्म। वो इम्पैक्ट आता है। हमारा जैसा हर एक इंसान का वैल्यू सिस्टम अलग अलग होता है, लेकिन वो वैल्यू का जो की मैनेजमेंट पर्सन जो होते हैं कंपनी के, उनका वैल्यू जो होता है वो कंपनी के वैल्यूज वो कंपनी के वैल्यू पर भी इफेक्ट करता है। कंपनी का वैल्यू सिस्टम नहीं होता है, उसके ह्यूमंस का उसके मैनेजमेंट का होता है परफेक्ट। कि वैल्यू पर उसका डिसीजन लेगी। वैल्यू सिस्टम से कौन से डिसीजंस लेते हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जब वी हैव टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन आवर वैल्यूज। एथिकल डिलेमा होता है तब। मैंने एक एग्जांपल दिया था उसमें, बताओ। बहुत सारे दिए थे। तो वैल्यू सिस्टम से हम जब एथिकल डिलेमा आएगा, जनरली वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरिटी, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, राइट। अब मुझे बताओ कि मैंने आप लोगों को एक छोटी सी काम दिया था, छोटा सा काम दिया था, बताता हूँ वृत्ति 2 मिनट। क्या काम दिया था बताओ। कौन कौन स्ट्रेटेजी नहीं बना के लाया है, इज्जत से खड़े हो जाओ। सब बना के लाए हो। रिटर्न बनाने के लिए बोला था। फिर तेरी पीछे से आगे नोटबुक भेज। सच्ची नोटबुक आगे भेज, तेरी नोटबुक। हाँ चलेगा, नोटबुक भी कहा, तेरी नोटबुक ला के। हाँ मैंने रिटर्न बोला था। हाँ तू पढ़ ले। खोल के दे रही हो सर आपको। कहाँ पे सच्ची ये तेरी बुक है ना, इसमें डेट का है। मैं इसलिए बनाया क्योंकि वो जो टाइम टेबल यूज कर वो ज्यादा है, तो उसमें फिर कुछ पता नहीं होता कि कब टाइम वगैरह के हिसाब से, तो मैंने एक टेंटेटिव वीक 2 वीक्स का ऐसे करके बनाया है। उसमें लिखा है कि जिस चीज पे इम्प्रूव करना चाहिए। वो तो तूने लिखा बेटा, वो तो मैं समझ गया, बट इसमें चैप्टर कौन सा करना है, कौन से डे पे क्या पढ़ना है, वो सब तो मेंशन ही नहीं किया है। ये तो तूने तेरी वीकनेस और तेरे को क्या क्या रिड्यूस करना है उस पे काम किया ना तूने। ऊपर मैंने लिखा है कि हाँ subjects है। वो मैंने देखा, बट लॉ है बराबर, तो उसमें तूने लिखा है बैकलॉग कंप्लीशन प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, तो कौन से चैप्टर की। मैनेजमेंट एंड तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन। तूने मेंशन ही नहीं किया है।
ये किसकी बुक है? मी मे 11 लॉ। और मैं नीना मैम का उस दिन लेक्चर होता है तो हम्म। वो पढ़ाएगी, फिर वो रिवीजन करने का, और जो उन्होंने पहले पढ़ाया है वो लिखने के तो ये यहाँ मेंशन होना चाहिए ना, 16 तारीख तक तो ऑडिट और लॉ दोनों लिखा हुआ है, तो कैसे याद रहेगा फिर तेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? लॉ का रिवीजन करने का और ये वापस लिख के पढ़ने का, और उसके सिवाय जो दूसरे दिन का लेक्चर होता है उसका वापस रिवीजन। एक चैप्टर तो डिसाइड किया होगा ना, फॉर एन एग्जाम तो तेरे पास में अभी कितने चैप्टर कंप्लीट हुए लॉ में? लॉ में नीना मैम ने 2 किए, दो की, और विक्रम सर के विक्रम सर ने भी 2 किए। 4 हो गए टोटल। तो 4 चैप्टर है, तो एक दिन में कौन सा चैप्टर करना है, दूसरे दिन टेस्ट आएगी तो ये डिसाइड होगा ना। टेस्ट आएगी वो डिसाइड होगा। जैसे नेक्स्ट वीक में मंडे को तो AS1 की टेस्ट है, और तेरा तो मंडे को लॉ पढ़ने का है। बाद में भी तो देनी तो पड़ेगी ना। AS1 का तो पनिशमेंट ही है, पनिशमेंट क्या मतलब? लिखने को दिया, लिखने को ही दिया है। तो वो होमवर्क करना है, तो फिर वो तो तूने मेंशन ही नहीं तो वो किया। आज चला था। अच्छा, आज पता चला ऐसा। ये किसकी है? तेरी? 3 दिन तेरा पूरा 10, 11, 12 को लॉ लॉ है बराबर। तो अगर वो 3 दिन कोई और सब्जेक्ट का, अगर मान ले वेनसडे को कोई और टेस्ट हो गया तो कैसे करेगी? वही चल हाँ, तो वो तो उसने सब्जेक्ट ही रहेगा टाइम टेबल के हिसाब से, मेरे को थोड़ा चेंजेस तो करें। और कौन सा चैप्टर करना है लॉ में, वो तो लिखा ही नहीं है। तो मैं वो नहीं लिखा, कुछ मेरे माइंड में है कि कौन सा। स्ट्रेटेजी में प्रॉपर मेंशन होना चाहिए ना बेटा। देखो स्ट्रेटेजी के अंदर कैसा होता है कि तुम जो भी तुम्हारा, जैसे 4 चैप्टर, जाने दे पीछे, जैसे 4 चैप्टर तुमको करने हैं, वो 4 चैप्टर करने हैं, और तुम्हारे पास में टाइम कितना है, बराबर। जैसे 15 दिन है, तो 15 दिन में तो न्यू भी तो ऐड होगा। तो तुमने वो न्यू का तो कहीं पे, तुम तीनों ने न्यू का तो कहीं वहां पे रखा ही नहीं है। तो वो हमने ये सोचा है कि पहले टाइम टेबल है तो उस हिसाब से सब्जेक्ट को वो पता चले फिर। वो मैं समझ गया, जो न्यू पढ़ाएंगे उसको भी तो तुम्हें रिवीजन करना है ना। तो तुमने न्यू वाला कॉन्सेप्ट कहाँ तीनों ने ऐड किया था? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमने लॉ पढ़ा बराबर, जो लॉ पास्ट में जितना पढ़ा है वो तो तुम पढ़ोगे, पर तुम्हारे साथ में न्यू एड ऑन भी तो होगा। तो वो वाला खांचा तो छोड़ा ही नहीं। डेली रिवीजन 2 घंटे का लिखना था। हाँ, तो 2 घंटे में तू पुराना लॉ पढ़ेगी। नहीं जो क्लास में आज हुआ वो 2 घंटे का रिवीजन फिर नया। बराबर, ठीक है, समझ गया। देखो तुम जो भी स्ट्रेटेजी बनाओ उसमें मेक श्योर करना कि जो तुम डेली रिवीजन करना है वो, जो तुम्हारा हो गया है वो, जो तुम्हारे बैकलॉग है वो, जो अब टेस्ट होने वाली है वो, समझ में आया? वो एटलीस्ट तुम्हारा कवर कवर हो रहा है, समझ में आया? श्रुति, लास्ट लेक्चर ની स्ट्रेटेजी ક્યાં છે બેટા તારી? એક એક लैपटॉप पर मतलब वीडियोस अपलोड નતા થયા કાલ ઇવનિંગ તક તો જોયું જ નથી મેં પરમ જોયું છે વિડિયોસ હજી સુધી નથી અપલોડ થયા? કાલે સાંજ સુધી નતા થયા કાલે કહીને ગઈ હતી અમને કરી નથી વીડિયોસ અપલોડ નથી થયા પ્રોબ્લેમ છે સાચી હની લોગ હની મિસિંગ કરી લઉં ચલ ના, લેક્ચર પતે એટલે મને યાદ કરાવજો, હું વાત કરી લઉં છું। चलो अब मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजन। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजन। क्या होता है? हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। एंड गोल, लॉन्ग टर्म हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? विजन क्या होना चाहिए हमेशा? लॉन्ग टर्म। और विजन को कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। पता चल रहा है? तो अभी जो हमारा विजन है, जैसे मैंने लास्ट टाइम ICSI का विजन आपको बताया था, बराबर, तो उनका विजन कैसा था? लॉन्ग टर्म था, जो उनको एंड में जो बनना है। और मिशन कैसा था? जो डे टू डे एक्टिविटीज में आज वो क्या करते हैं। समझ में आया? तो अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले विजन, तो विजन कैसा होगा? लॉन्ग टर्म होगा। कैसा होगा? लॉन्ग टर्म, जो हमें लॉन्ग टर्म में अचीव करना है। समझ में आ रहा है? और वो जनरली कौन बनाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। डन। स्टार्ट करूं? वेरी अर्ली इन द स्ट्रेटेजी 1.5.1 vision. Very early in the strategy making process, a company's senior manager must consider the issue of what directional path the company should take and what changes in the company's product, market, customer, technology focus would improve its current market position and future prospectus। क्या बोला हुआ है? विजन जो होना चाहिए,
हमारे सबके कंपनी का मेन क्या फंडा होता है? टू अर्न प्रॉफिट। और प्रॉफिट अगर ज्यादा अर्न करना है तो मैक्सिमम कस्टमर्स को टच करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि हमें मैक्सिमम मार्केट को क्या करना है? एक्वायर करना है। मैक्सिमम मार्केट शेयर को क्या करना है? एक्वायर करना है, कैप्चर करना है। तो उससे हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? what directional path the company should take and what changes in the company's product, market, customer, technology। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं, अगर मैं जो स्ट्रेटजी के साथ में आज काम कर रहा हूं उसी स्ट्रेटजी के साथ में अगर लॉन्ग टर्म में काम करूंगा तो मैं जितना आज हूं उतना ही मैं लॉन्ग टर्म में भी रहूंगा। अगर मुझे लॉन्ग टर्म में अपने सेगमेंट को क्या करना है? एक्सपांड करना है, अपने कस्टमर सेक्टर को एक्सपांड करना है, अपनी ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे ना। वो चेंजेस कैसे होने चाहिए वो कौन डिसाइड करता है? विजन। वो कौन डिसाइड करता है? विजन। कि कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट का विजन क्या है कंपनी के फ्यूचर को लेकर। तो उसके लिए कंपनी आज किस में चेंजेस करेगी? मार्केट, टेक्नोलॉजी, कस्टमर और प्रोडक्ट। यानी कि फॉर एन एग्जांपल, अगर टाटा इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स जो है, पहले उनका मेन फोकस होता था पेट्रोल व्हीकल पर, बट आज की करंट सिचुएशन क्या डिमांड करती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो उन्होंने उसके मार्केट, उसके कस्टमर, उसके टेक्नोलॉजी, उसके प्रोडक्ट सब में चेंजेस किया, मार्केटिंग में चेंजेस किया। तो उनका लॉन्ग टर्म विजन जो है वो क्या कर पा रहे? वो लोग अचीव कर पा रहे। फिर क्या बोला है? वुड इंप्रूव इट्स करंट मार्केट पोजीशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। मतलब आज की मेरी जो मार्केट पोजीशन है वो क्या है? चेंज हो, और मेरा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो भी क्या हो? अचीव कर पाए। फिर क्या बोला हुआ? डिसाइडिंग टू कमिट द कंपनी टू वन पाथ वर्सेस pushes manager to draw some carefully reasoned conclusion about how to try to modify the company's business makeup and the market position it should stake out। विजन स्टेटमेंट जो होता है ना वो कैसा होना चाहिए? कि कंपनी आज ऐसे क्या क्या चेंजेस करे, आज कंपनी के मैनेजर्स ऐसे क्या क्या चेंजेस करे कि कंपनी अपना लॉन्ग टर्म जो विजन है वो अचीव कर सके। यानी कि उनका लॉन्ग टर्म विजन अगर उनको बनाना भी है तो आज जो कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, जो मैनेजर्स होंगे, वो क्या करेंगे? ऐसी चीजों को ढूंढेंगे, ऐसे ग्रोथ पर्सपेक्टिव ढूंढेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे जिससे वो लॉन्ग टर्म क्या कर सके? ग्रोथ कर सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही फंडा होता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तुमने ऐसी देखी जो फ्री फंड में काम करना चाहती है? इवन आईपीएल, इवन आईपीएल एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आईपीएल 1 रुपया टैक्स नहीं देती, वो एक एनजीओ की तरह चलती है। मतलब कि वो कहते हैं ना ट्रस्ट काइंड ऑफ, कि जिसमें उनका मेन फंडा क्या है? क्रिकेट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करा जाए। अब वो प्रमोट नहीं करते हैं, वो पूरा का पूरा बिजनेस हो गया है। आज अगर आरसीबी 18,000 करोड़ में बिक रही है या 16,000 करोड़ जो भी अमाउंट में वो बिकी, वो पैसा जा कहाँ रहा है? उस फंड के पास में तो आ नहीं रहा, जो उसके पुराने ओनर्स थे उनके पास गया, उन्होंने उससे प्रॉफिट अर्न किया। यानी कि उन्होंने भी ये जो पूरा का पूरा बिजनेस बनाया, इनका मेन फंडा क्या था? टू अर्न मैक्सिमाइज प्रॉफिट। भले एक इंसान, अभी जैसे कि मैं बात करूं तो सूर्य कुमार यादव है और एक अपन संजू सैमसन को लेते हैं। तुम दोनों से तुम्हारे हिसाब से बेटर प्लेन कौन लगता है तुम लोगों को? कौन लगता है तुम्हारे हिसाब से? संजू सैमसन लगता है, मुझे भी लगता है पर्सनली। स्टील अपॉर्चुनिटी किसको मिल रही है? सूर्य कुमार यादव को। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारा जो कंपनी का विजन है वो अलग है। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का भी विजन तो ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम मुझे एक चीज और बताओ, अभी जैसे अगर रिलायंस इंडस्ट्री है, बराबर, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर वो लोग फॉरेन के जो भी ओलंपिक्स खेलने जाते हैं उन लोगों को वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करते हैं? उनका आने जाने का पूरा करते हैं, वो सब सीएसआर में करते हैं। उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा हो रहा है? फ्री फंड में मार्केटिंग हो रही है ना। समझ में आया? आज नीरज चोपड़ा जावेलिन थ्रो करने के लिए कहीं पे भी जाता है, जैसे टोक्यो जाता है, रियो जाता है, कहीं पे भी जाता है, उससे रिलायंस इंडस्ट्री उनको बेचती है, रिलायंस इंडस्ट्री उनको रिसीव करती है, उनको बुला के अपने यहाँ पार्टी देती है। उससे रिलायंस इंडस्ट्री को क्या मिल रहा है? पैसा तो कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन नीरज चोपड़ा उस टाइम पे वर्ल्ड फेमस हो गया था, तो उसकी रीच के कारण हमारा मार्केटिंग तो फ्री में हुआ ना।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो यहाँ पे जो विजन है क्या बोला हुआ है, some carefully reasoned conclusion about how to try to modify the company's business makeup and the market position it should stake out। तो मतलब तुम्हारा विजन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे तुम लोग मैक्सिमम क्या कर सको, कस्टमर को एक्वायर कर सको। अब जैसे कि मेरा विजन सीधा था कि मुझे ज्यादा से आईसीआईसीआई का जो विजन था वो क्या था, टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बराबर। अब ये जो विजन स्टेटमेंट उन्होंने दिया उससे वो मैक्सिमम क्या करना चाह रहे हैं, ग्लोबल लीडर बनना है उन लोगों को। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का कैसा होना चाहिए विजन स्टेटमेंट, जिससे वो लोग मैक्सिमम क्या कर सके, कस्टमर को एक्वायर कर सके, कस्टमर एक्वायर कर सके, अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सके, न्यू न्यू प्रोडक्ट्स ला सके। अब जैसे अभी आज से 5 साल पहले एआई जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट हमको सुनाई पड़ता था, हमने कभी देखा था? आपने कभी जीवन में सोचा था कि एक मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा और पूरा का पूरा कुछ अलग ही बन के आ जाएगा? सोचा था? आज वो चीज हो रही है। तो कस्टमर्स जो है, कंपनी जो है, उनको क्या करना पड़ेगा, अपने विजन स्टेटमेंट को उस हिसाब से फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। विजन पहले आप मत चेंज करो, बट अगर आपको अपने विजन को अचीव करना है तो आपको डे टू डे में तो उसको लाना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? पता चल रहा है विजन का जो बोल रहा हूँ वो पक्का? फिर क्या बोला है, टॉप मैनेजमेंट्स व्यू अबाउट द कंपनीज डायरेक्शन एंड द प्रोडक्ट कस्टमर मार्केट टेक्नोलॉजी फोकसेस कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द कंपनी। टॉप लेवल का जो विजन होगा, टॉप लेवल जो सोचता होगा, उस हिसाब से कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, टॉप लेवल अगर ये सोचे कि मुझे ग्लोबल लीडर बनना है तो उनका विजन कैसा होगा, ग्लोबल जाने का होगा। तो इन फ्यूचर अपने प्रोडक्ट्स को, अपने मार्केट को, अपना जो भी टारगेट मार्केट है वो ग्लोबल लेकर जाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना पक्का 100%? अब दूसरा इसका बताते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री है। पहले वो मेन बिजनेस किससे करती थी? पहले वो मेन बिजनेस किससे होता था? पेट्रोकेमिकल से। जैसे ही धीरे धीरे पेट्रोकेमिकल का बिजनेस कम होने लगा, उन्होंने तुरंत अपने बिजनेस को क्या क्या बाइफरगेट किया, उन्होंने उनका क्या चेंज किया, प्रोडक्ट। क्या चेंज किया? प्रोडक्ट। पहले वो पेट्रोकेमिकल में थे और वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ रहे, फैशन इंडस्ट्री में आ रहे, एफएमजीसी प्रोडक्ट्स में आ रहे। पता चल रहा है ना? एंटरटेनमेंट यानी कि जियो हॉटस्टार, और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जियो। फास्ट में फैशन में कैसा है, ट्रेंड्स, रिलायंस का ट्रेंड्स। उसके बाद में एफएमजीसी, रिलायंस रिटेल। समझ में आ रहा है? तो उनका जो विजन था वो अचीव करने के लिए कंपनी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फॉर एन एग्जांपल, आप जो ये पीते हो ना, सोडा, खाने पीने की कोई भी आइटम जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड होता है, जो कि फटाफट अगर आपने नहीं कस्टमर तक पहुंचाया तो वो पेरिशेबल गुड्स में आता है, वो खराब हो जाएगा एक टाइम के बाद। वो कोई अनलिमिटेड नहीं, जैसा भी अभी आप मेरे को बताओ, फोन जो है वो एक एफएमसीजी है या फिर नॉर्मल प्रोडक्ट है? फोन नॉर्मल प्रोडक्ट है, लेकिन मैं तुमको मेरा उस पर पीओवी बताता हूँ। व्हाट आई थिंक वो एक टाइप से एफएमजीसी कैटेगरी में उसको ला सकते हैं। पूछो क्यों? हर रोज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। अगर आपने 5 साल पुराना फोन अगर आज आप चलाओगे तो क्या आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो चलेगा? स्लो हो जाएगा ना। आपको अपने फोन को या आपके अपने टेक्नोलॉजी कांस्टेंट बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। समझ में आया? फिर क्या बोला हुआ है, स्ट्रेटेजिक विजन डिलीनिएट्स मैनेजमेंट एस्पिरेशन फॉर द बिजनेस। अपडेट्स तो सारी कंपनी अपने फोन करती है, अपडेट लाती है। बेटा अपडेट लाना और एक बिजनेस, एक मोबाइल फोन को अपडेट करना, उसमें बहुत डिफरेंट होता है। अपडेट में तुम सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो, તો સર ઓટોમેટિકલી ન્યુ લોન્ચेस થાય છે તો તો એ જ તો કહું છું, જે પ્રીવિયસ વાળા છે એ પ્રોડક્ટ તમે નહીં અપગ્રેડ કરો તો આજની કન્ડિશન સાથે કેવી રીતે મેચ કરશો? ફોર એન એક્ઝામ્પલ, તારો આઈફોન છે, આજે આઈફોન અત્યારે આઈફોન 18 આવવાની તૈયારી છે, બરોબર? આઈફોન 18 ની અંદર માની લે કે 64 મેગાપિક્સલ હોય કેમેરાનો કે 128 હોય, પણ આજના તારા 5 વર્ષ પહેલા અત્યારે તારું જે પણ ફોન હોય એમાં 64 હોય, તો એ નવા ફોન સામે આજનો ફોન તો જૂનો જ પડી ગયો ને। તો હવે કયો કસ્ટમર આજનો ફોન બાય કરશે? એ બધા નવો જ ફોન બાય કરશે ને। તો એ પ્રમાણે કહેવા માંગુ છું। એમ નથી કહેતો કે પ્રોડક્ટ એફએમસીજી માં આવી જશે, પણ જો પ્રોડક્ટ ફટાફટ નહીં વેચાણું ને તો એની ટેકનોલોજી જૂની પડી જશે। એના માટે કહું છું કે પછી આઉટ ઓફ માર્કેટ જતું રહેશે। ટાટા નેનો સાથે આ જ વસ્તુ થઈ।
લોકોનું ભલે પરસેપ્શન કંઈ પણ હતું પણ એ પ્રોડક્ટ ના વેચાયો ને તો આજે બહાર આવી ગયું તો પછી એ ક્યાં ગયું? સાઉથ આફ્રિકા બાજુ જતું રહ્યું. ખ્યાલ આવ્યો તમને? બીકોઝ ત્યાં એ વસ્તુ અત્યારે નવી છે પણ આપણામાં હું 2-3 લાખ રૂપિયામાં ટાટા નેનો લઉં એનાથી 7 લાખમાં હું ટાટા પંચ જ ના લઉં. થોડીક તો ઇજ્જત મળે ને 4 પૈસાની. આપણે તો ઇજ્જત માટે જ લઈએ છીએ કાર. ફેમિલી શું વિચારે છે? તમે ફેમિલી ઓરિએન્ટેડ વિચારતા હો તો તમે મોટી કાર લો. કઈ લો એમાં? એર્ટિગા 10-12 લાખની એર્ટિગા જ આવે, બાકી બધી 15 લાખ પર જાય. તમે સ્કોર્પિયો પણ લો તો એ 12 લાખથી સ્ટાર્ટ થાય છે. क्या बोल रहा हूं, पता चल रहा है ना? तो एफएमसीजी પ્રોડક્ટનો મીનિંગ એ જ હોય છે કે જે પેરિશેબલ આઇટમ છે જે ફટાફટ કસ્ટમર જોડે પહોંચવી જોઈએ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ સોડા થઈ ગયું, ખાવા પીવાનું થઈ ગયા, કપડાં થઈ ગયા. નો ડાઉટ કપડાં પણ એક જાતની ડ્યુરેબલ આઇટમ જ છે પણ એની પણ ફેશન તો ચેન્જ થાય જ છે ને. આજે હું જબ્બો કુર્તું પહેરીને દરરોજ નીકળી જાઉં તો લોકો મને નેતા કહેવા લાગે. ખ્યાલ આવ્યો? હું કંપનીની મીટિંગો ચાલતી હોય, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની મીટિંગ હોય અને ત્યાં હું મસ્ત એકદમ રાજસ્થાની પેલું પહેરીને આવી જઉં તો શું કહેવાય એને? હા અરે ના, ધોતી અને જબ્બો. ना गुजराती में धोती અને जब्बो, नीचे धोती, यहाँ पे पजामा होता है. राजस्थान में धोती હોય. જબ્બો અને ધોતીની વાત કરું છું. અહીંયા તો अरे તમારામાં પેલું ગુજરાતીમાં શું કેડિયું केडिया पहन कर अगर मैं मीटिंग में बैठूंगा तो चलेगा? जैसे जो जगह पे मुझे जो पहनना होगा वही पहनूंगा ना. मैं गोवा के वो एकदम डिजाइनिंग वाले एकदम मस्त प्रिंट वाले कपड़े यहाँ पहन के आ जाओ तो तुम सबकी वाइफ कहाँ चली जाएगी? गोवा में. गोवा नहीं जाएगी वाइफ. अरे वाइफ की बात नहीं कर रहा, वाइफ्स वाइफ्स. अरे वाइफ्स. मैं बोलते वाइफ नहीं जाएगी, जिसने पहना होगा उसकी इज्जत जाएगी. गोवा वाले कपड़े ही पहन के आएंगे. गोवा वाले नहीं है, नॉर्मल फ्लावर. हे भगवान, चलो वापस आ जाओ. मतलब वाइफ किसी की नहीं जाएगी ऐसा. हाँ मैं समझ गया. Strategic vision delineates management aspiration for the business, providing a panoramic view of the where we are to go. Where we are to go, हमें कहाँ जाना है, and a convincing rationale for why this make good business sense of the for the company. तुम्हें कहाँ जाना है ये तुमको कन्विंस तो करना पड़ेगा ना तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को कि हम जहां जा रहे हैं वहां पे रियल में कोई फ्यूचर है. आज आप बोलोगे मुझे सीए करना है तो आप सब नहीं जाना है, 3 बजे के बाद जाना. नहीं कर पाएगी तो मुझे कन्विंस. समझ में आया? तो मुझे कहाँ जाना है ये कन्विंसिंग भी तो होना चाहिए ना. मैं बोलूं कि नहीं मैं तो एरोप्लेन बनाऊंगा, मेरे घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे. तुम में से तुम घर जाके बोलना कि मैं एरोप्लेन बनाऊंगी. मैं तो बनाता हूँ. हाँ क्यों नहीं बना सकते हैं? तो बना के दिखा. तो बोले कि मुझे उड़ा के भी दिखाओ तो ले लो. strategic vision thus point direction charts a strategic path to be followed in the future and modeling organization identity. A clearly articulated strategy vision communicates management's aspiration to stakeholder and help steer the energies of company's personnel in a common direction. जब आपकी एक स्ट्रेटजी हो, अगर उसको हम प्रॉपरली आर्टिकुलेट करना मतलब कम्युनिकेट करते हैं तो वो क्या करती है? एक पाथ का काम करती है. क्या करती है? एक पाथ का काम करती है जिसमें हम कंपनी और कंपनी के जितने भी पर्सनल है उन सबको एक कॉमन डायरेक्शन में आगे ले जा सकते हैं. विजन हमेशा कैसा होना चाहिए? एस्पिरेशनल होना चाहिए, जिसको देख के आप सबको क्या हो, अंदर से इंस्पिरेशन आए कि हमें कुछ अचीव करना है. किसी का विजन ये है कि मुझे आज घर जाके 8 घंटे सोना है. मेरे को पता ही नहीं, ये दोनों का तो मुझे लग ही रहा था. अरे घर जाके सोना नहीं, कल जाके. क्यों? कल कहाँ जा रही है तुम? मतलब कल जाके. तुम दोनों जा रहे हो? नहीं जाके. तेरा कहाँ है काम? गाँव नहीं है. हाँ ये वडोदरा के आगे वाला स्टेशन ना. फिर क्या बोला? फॉर इंटेंस Henry Ford's vision of a car in every garage had power because it captured the imagination of other, aided internal efforts to mobilize the Ford Motor Company's resources, and served as a reference point for gauging the merit of the company's strategic action. क्या बोला है?
जो हेनरी फोर्ड थे, उनका विजन क्या था कि हर गैरेज में एक फोर्ड की कार हो। हर गैरेज यानी कि उनका इमेजिनेशन क्या था कि दुनिया के सॉरी जितने भी लोग हैं उन सबके जो जो भी गाड़ी चलाता है उन सबके गैरेज में हमारी एक गाड़ी हो। तो उससे दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिल रही थी कि हाँ यार हमें भी कुछ इतना बड़ा करना है। तो आपका स्ट्रेटेजिक विजन कैसा होना चाहिए? एकदम बड़ा होना चाहिए कि मुझे कुछ बड़ा करना है, जिससे आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को हम साथ में मिलकर कॉमन डायरेक्शन में क्या कर सके, आगे बढ़ सके। पता चला? उसके दो तीन रीजन थे। एक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं था, और दूसरा जो फोर्ड का जो आफ्टर सेल सर्विस थी ना वो बहुत ही बुरा था, और तीसरा इंडिया के अंदर इफ यू वांट टू सर्वाइव यू हैव टू डू कांस्टेंट मार्केटिंग। फोर्ड की ऐसी कोई मार्केटिंग नहीं थी इंडिया में। जैसे टाटा है, टाटा अगर वो हीट टेस्ट कंडक्ट किया, अगर वो बुरा वाला फेल होता तो इज्जत के भवाड़े हो जाते, मतलब इज्जत एकदम मिट्टी में मिल जाती। समझ में आया? बट स्टिल उन्होंने किया तो उससे क्या हुआ, कस्टमर को टारगेट किया। बोट को जानते हो? बोट को, बोट ने भी रिसेंटली क्या फाइल किया है? कुछ डिफेमेशन केस भी वैसा कुछ है ना? नहीं, आईपीओ के लिए फाइल किया है। तुमने सुना पूरा आईपीओ का? कुछ पता भी है? डिफेमेशन वाला भी कुछ हुआ है। और फिर उसका जो मेन था ना, क्या नाम था उसका, अमन गुप्ता, उसने भी रिजाइन कर दिया, पता है? बोर्ड से। पता है तुम लोगों को? पता ही नहीं है? अमन गुप्ता ने तो किया था। हाँ उसका कुछ है, केस चल रहा है। कितने फुद्दू जैसे लोग हैं। एक तो अमन गुप्ता की नेटवर्क, और तीसरा क्वेश्चन अमन गुप्ता की फैमिली। तो उसकी वाइफ ने उसको सपोर्ट किया जब वो लेफ्ट में था खराब करे में, तो उसकी वाइफ ही घर चला रही थी। क्या लिखा? अमन गुप्ता रिजाइंड एज द सीएमओ ऑफ बोट इन लेट 2025, मूविंग टू अ नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड रोल टू हेल्प ट्रांजिशन द कंपनीज टू प्रोफेशनल मैनेजमेंट। फिर क्या लिखा हुआ है? हाँ अभी ये तो अमन गुप्ता था, बराबर। अभी देखना, नहीं, अरे नहीं नहीं ज्वाइन, अरे तो मैं सर्च कर रहा था उसको। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अमन गुप्ता ने रिजाइन कर दिया, बराबर, तो उससे क्या लगता है तुम लोगों को, उसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। कंपनी को कोई फर्क पड़ेगा? क्या लगता है, कंपनी को कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैनेजमेंट में फर्क पड़ा, उससे ज्यादा किस में फर्क पड़ेगा पता है? आईपीओ में। पूछो क्यों? कोई, अब जैसे तुमको तो पता ही नहीं है, क्योंकि उसने अपना जो रिजाइन किया है ना वो सीईओ में की पोस्ट से किया है, और वो क्या बन गया, पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, अब तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया। मतलब लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टर तो है ही, पहले ईडी था अब नॉन एनईडी बन गया। इसमें रीजन पता है क्या होता है? ईडी का मतलब जो रेगुलर बेस पे काम करता है, रोज का रोज, डेली बेसिस पे जो काम करता है वो। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब क्या, जो डायरेक्टर तो है पर पार्ट टाइम, रोज ऑफिस नहीं आएगा वो। जैसे विजिटिंग फैकल्टी और रेगुलर फैकल्टी, समझ में आया? जैसे रेगुलर फैकल्टी का मतलब क्या होता है, जो रोज जो रोज आते हो, पूरा मैनेजमेंट देखते हो। विजिटिंग फैकल्टी का मतलब क्या, लेक्चर लेने आए चलेगा। विक्रम सर, मैं, हम सब क्या विजिटिंग फैकल्टी? जय सर, मौलिन सर क्या है, रेगुलर फैकल्टी। तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ, हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ। हम वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ पीएसपी, बट वी आर नॉट पीएसपी। समझ में आया? पता चला? फिर क्या बोला, एचडीएफसी बैंक का विजन देखो। वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया हैज क्लियरली डिफाइंड इट्स विजन ऑफ बीइंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक. This vision help them keep in mind where we want to go as the central thought of their decision, strategic decision making. क्या लिखा हुआ है? Where we want to go, तो क्या लिखा हुआ है उन्होंने? One of the being a vision of being a world class Indian bank. इसका मतलब उनका विजन क्या है? वर्ल्ड क्लास बैंक बना है इन फ्यूचर। आज वो इंडिया के मार्केट में टॉप हुआ है, धीरे धीरे करके वो एशिया में टॉप करेंगे, फिर वो धीरे धीरे करके क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड में टॉप करेंगे। तुमको पता है इंडिया का लार्जेस्ट बैंक कौन सा है? एचडीएफसी। कौन सा? एचडीएफसी। और उसके सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? एसबीआई।
तुमने एचडीएफसी की न्यूज सुनी थी अभी बीच में? हाँ क्या हुआ था? यहाँ से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, और पता है उसके कारण क्या हुआ? 1 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू धोवा गई, शेयर्स गिर गए थे। और मैं धोवा गया उसमें। मेरा बहुत सारा पैसा लगा पड़ा था उसमें। ऐसा धोया धोया मेरा पूरा पोर्टफोलियो रेड हो गया। नहीं, मैंने एसआईपी में इन्वेस्ट किया था। मेरे एसआईपी के मालिक ने एचडीएफसी में इन्वेस्ट किया, एचडीएफसी धोवा गई, और हमारे जो हमारा नेट टोटल असेट होता है ना, एयूएम बोलते हैं जिसको, एएमयू, असट अंडर मैनेजमेंट, तो एयूएम हुआ, उसका 5% हमने एचडीएफसी में लगा के रखा था। तो वो 1 लाख करोड़ डूबे, तो उसके कारण हमारा थोड़ा बहुत हमारा भी डूब गया। मतलब हमारा कुछ 20,000 करोड़ रुपया का पूरा पूल था, तो उसका 5% हमने एचडीएफसी में लगा के रखा था, तो उसका वो वहां डूबे, तो उसके कारण हमारा जो 20% या ऐसा कुछ डूबा हमारा भी, तो उसमें वो डाउन हुआ शेयर। हाथे को नींद आ रही है, जा मुंह धो करा, उठ। तेरे को भी आ रही है पूनम? ना इतनी फ्रेश बैठी हूँ। हाँ। और किसी को नींद आ रही है तो मुंह धो के आओ, और पानी की बोतल भी ले जा, भर के भी लाना। मेरी भी बनने की है। मैं पानी की बोतल नहीं लाया यार, 450 रुपये की बोतल भाई। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो डिसीजन अब जैसे एचडीएफसी बैंक हुआ, उनको वर्ल्ड क्लास बैंक बनना था, बट तेरे को भी जाना है नहीं वो तो 450 क्या? इसमें ही काम है। अच्छा, 10 रुपए की बोतल है ना ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक का अगर वो जो विजन जो था कि उनको वर्ल्ड क्लास बैंक बनना है, अभी आरबीआई ने उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, ये सब जब हुआ ना, और इन्वेस्टिगेशन में क्या बोला कि हमको तो कुछ भी उसमें मटेरियल जो बोलते हैं कि डिफरेंसेस वगैरह कुछ भी नहीं मिला। मतलब इन शॉर्ट उसका जो रेजिग्नेशन था वो कैसा था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू और मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दोनों नहीं मिल रहे थे। समझ में आया? घर में ऐसा अधिकतर होता है, 4 लोग होते हैं तो उसमें 3 कुछ बात बोलते हैं, एक कुछ और बात बोलता है, तो एक जो बात नहीं बोलता वो ऐसा तो नहीं घर छोड़ के चला जाए। मैनेजमेंट चला जाता है वो बात अलग है। मैनेजमेंट में होता था, मैंने कल ही उसकी पूरी केस स्टडी पढ़ी, मेरे पैसे इतने धोवा गए, फिर मुझे ऐसा हुआ काश सोना ले लिया होता, 2-4 पैसे तो कमा ही लेता। ठीक है, पर तो मैंने वो पूरा पढ़ा, तब मुझे पता चला कि इनकी एक सब्सिडरी थी दुबई के अंदर, उसने कुछ ऑन पेपर कुछ बॉन्ड इशू किए थे, कुछ 20,000 करोड़ समथिंग के, 20,000 करोड़, यानी कि हमारे इंडियन करेंसी पे टू, मतलब डॉलर्स में $2.5 बिलियन, और वो एक झटके में सब पानी में चला गया। तो वहां का जो मेन लॉस था ना, इसकी यहाँ की पेरेंट कंपनी थी, एचडीएफसी की जो पेरेंट कंपनी थी ना, उसकी सब्सिडियरी थी वहां दुबई के अंदर, तो वहां लॉस हुआ। उसके कारण यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था ना, उसने इन सबसे क्वेश्चन किए। समझ में आ रहा है? इस डायरेक्टर ने इन सबसे क्वेश्चन किए, और यहाँ पे इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो ये बात दबी। फिर 2-3 और ऐसी बातें थी जो इन दोनों के एथिक्स में नहीं सेट हो रही थी, तो फिर इसने फाइनली रिजाइन किया। और जैसे ही एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी कंपनी से रिजाइन करता है ना, तो उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट कहाँ आता है? शेयर मार्केट में। जैसे अभी रिलायंस इंडस्ट्री बराबर चल रही है, अगर अभी मुकेश अंबानी या फिर उसका कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर रिजाइन करेगा ना, तो उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट कहाँ आएगा? समझ में आया? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो गवर्नमेंट से अपॉइंट नहीं होता। वो गवर्नमेंट कंपनी में होता है। जैसे अभी ये कोई भी लिमिटेड कंपनी है, उसमें कंपलसरी यू हैव टू हायर 2/3 ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपलसरी है। लिस्टेड कंपनी है तो लेना पड़ता है, तो हर इंसान थोड़ी गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, मैं कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट पूरे थोड़ी ना होते, जान पहचान का ही इंसान होता है। सर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में किसकी वैल्यू ज्यादा है? एग्जीक्यूटिव ऑब्वियसली। तो सर हमने वो रिलायंस में देखा था ना, तो उसमें जो वो क्या नाम है, आकाश अंबानी, वो नॉन एग्जीक्यूटिव। वो रिलायंस ग्रुप का है, और जो जियो है ना उसमें वो एग्जीक्यूटिव है, उसमें तो वो चेयरमैन है हालांकि। तो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कुछ भी नहीं होता। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं मेरे पापा के साथ में दुकान पे बैठता हूँ, तो वो मुझे नॉन एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो पार्ट टाइम ही आता हूँ ना। दूध की दुकान की कंपनी खोलेंगे हम लोग, विजन। अरे क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना? तो बहुत महंगा नहीं लग रहा है। हाँ, तो वहाँ आना है तेरे को। तो तुम में से कोई मेघानी नगर आया है कभी भी? मैं किधर को भी नहीं पता। कौन आया है? तू आया है पिंड? कहाँ पर, कौन सी जगह पे?
मेघानी नगर आया था वो कोई सी स्पेसिफिक काम के लिए नहीं आया तो ऐसे ही रखड़ते रखड़ते हाँ, तू मैं तो कोई तो बात मतलब एग्जिट वहां पे नहीं गई लेकिन मेरे मामा का घर उस साइड है जा हम्म मेघानी नगर कौन है? मेघानी नगर, ये सिविल हॉस्पिटल नाम सुना है? अच्छा वो सिविल वहाँ पे? सिविल हॉस्पिटल के जस्ट पास में जो एरिया चालू होता है वो मेघानी नगर है। मतलब वहां पे ऐसा कहते हैं, वहाँ इंसान जाता है उसकी खबर आ जाती है। बड़ा डेंजर एरिया है मेघानी नगर। वहाँ पे ही रहती आज तो, और जहाँ पे ये सब होता है मैं उसी पर्टिकुलर जगह पे रहता हूँ। है। तो कहीं रहा था आप उधर उसके 1 किलोमीटर बाद ही मेरा घर है। उस दिन तो मेरी हालत खराब हो गई, मैं 10 बजे गया था घर पे रात को। मैं कैसे गया था, मैं यहाँ पे ही था इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स से पहले मैं गया आस्टोडिया सर्कल, आस्टोडिया सर्कल से मैं गया कालूपुर। फिर कालूपुर से मेरे को ऐसा हुआ कि अब तो मैं घर पहुंच ही जाऊंगा। मैं कालूपुर से रामेश्वर पट्टा पकड़ के सीधा जहाँ एरोप्लेन गिरी वहां चला गया, जोश जोश में कि मैं देख के आता हूँ पीछे वाले रास्ते से। फिर वहां पे एक पुलिस, क्या बंद, अरे पूरे रास्ते बंद कर दिए थे। तो वहां पे एक पुलिस वाली मेरे को बोलती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कहीं चोटी गए हो तो जीवन भर, मतलब कोई भूत प्रेत लग गया ना तो मर जाओगे। मैं बोला चलना, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर वो लकड़ी लेके पीछे आई ना, तब हम सब भागे वहां से। अरे यार वहां पे, और फिर वहां के कितना 6 महीने वो रास्ता बंद रखा था। तो अभी मैं जिस रास्ते से आता हूँ ना वो रास्ता वही है। वो ऐसे मुड़ के ऐसे जाते तो वो ऐसे जो, हाँ दिखता है मेरे को, तीनों तीन बिल्डिंग दिखती है वहां पर। तो बिल्डिंग तो वो भी उसमें होगी ना अंडर कंस्ट्रक्शन। खुद कंस्ट्रक्शन ही है, उसको रेड सील करके रखा है। तो जिसके तो जो स्टूडेंट थे वो हाँ, घर थे वो और कुछ नहीं, तो वो सिविल हॉस्पिटल के क्वार्टर थे। तो सर वो स्टूडेंट्स की हॉस्टल बंद हो गई वो, उसको सील करके रखा है। उसको क्या बोलते हैं उसको, रीशिफ्ट करवा दिया ना। मेरे क्लास का एक लड़का नीट में 10th तक मेरे साथ था, उसका नीट में 700 रैंक आया, तो उसको बीजे मेडिकल मिला, और जो ये जो हुआ ना तभी मिला, तो उसने एडमिशन ले लिया। तो एडमिशन तो लेगा ही नहीं यार। तो वो भी इधर ही है, तो तो रोज रोज थोड़ी प्लेन आके उतरता है। हॉस्टल में रहते हैं, और मे बी वो हॉस्पिटल के पीछे ही है। हाँ, तो अभी वो चेंज कर दिया है। तो मतलब ये जो पूरा एरिया है ना वो जंगल एरिया था, वहां पे इतने सारे झाड़ थे ना कि वो बिल्डिंग दिखती नहीं थी। तो ऐसा हो सकता है प्लेन उसको लगा होगा एयरपोर्ट, मतलब जो पायलट था उसको, कि वहां पे तो जंगल ही है, तो वहीं उतार देता हूँ वहां पे वो। और वो प्रॉपर ऐसा लैंडिंग ही करवा रहा था, वो पीछे वाला भाग उसमें जाके लग गया ऐसा। और जब वो हुआ था ना पूरा सीन, मेरे पास ना आज भी वीडियोस फोटोज पड़े हैं उसके। मैं तो मतलब मैं, अरे मेघानी नगर का हॉट, अरे हम तो फेम, क्या, हाँ तो मेरा घर तो एयरपोर्ट के जस्ट सामने है, इसलिए हम बच गए। बोला ना वो प्लेन को लगता भी हाँ लगता भी था मेरे को, तो मेरे को तो अभी भी कोई प्लेन जाता है ना यूं लगता है साला कहीं ये इधर किधर ना आ जाए अभी। आज तो एक तो मार मार सीएस बने हो, 4 पैसा कमाने की उम्र हुई है नो, सीधा ऊपर। क्या बदलेंगे, अभी नहीं, 5 साल में बदलना है, पर फिर इस तरफ आना है नदी के इस तरफ, तो यहाँ थोड़ा बजट टाइट है बहुत। अपना डिग्री लेने गया था, जस्ट वो 5 मिनट पहले उसने कैंपस छोड़ा था, उसके फ्रेंड्स लोग रह रहे थे ना हॉस्टल में, तो मिलने भी गया था। हाँ, अरे एक बच्चा तो क्या बोल रहा था पता है, उसकी मम्मी क्या वहां पे चाय की वो कुछ केटली थी, और वो लड़का वहां पर खाली आया था मिलने के लिए, और लड़का मर गया और मम्मी रह गई। टिफिन देने गया था। हाँ, और वो सोया हुआ था, मतलब उसकी मम्मी वहां पे तो बेंच पे सोया था। तो वो लड़की औरत भागी, और हम, अरे किसी को थोड़ी नहीं पता था कि अभी उतर जाएगा यहाँ पे। हाँ, ऐसा हो गया। सर पर वहाँ पे खाना भी अभी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। किसने बोला? अरे वो एक घुस गया था, फिर पकड़ा भी गया था दूसरे लोगों ने। हाँ वो कहता है, मैंने देखा। क्योंकि उन्होंने अभी उसके लिए उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया ना, तो डेड बॉडी उठा ली, पर वो जहाँ पे ऐसे ब्लास्ट हुआ तो प्लेट थोड़ी उतनी झड़ जाएगी, और मैं सब पूछ भी गया तो खाना भी वैसा तो मैं वही बोल रहा हूँ, वो एरिया ही पूरा सील कर दिया है, वहां जा ही नहीं सकते हो, अगर वहां घुस गए ना तो उठा के ले जाते हैं। हाँ तो एक जन घुसा हाँ, था। एक बार है ना, एक आदमी वहां मस्त ऐसा खड़ा होके देख रहा था, तो वहां पे पुलिस की गाड़ी निकली, और हम सब उस टाइम से, हमारा तो जाने का है। जैसे ही वो वहां खड़ा हुआ ना, इतनी देर में पुलिस वाले पीछे से टॉ टॉ करके हॉर्न बजाया, तो वो चला गया वहां से। अरे हाँ, वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, नहीं जा सकते तुम लोग अंदर ऐसे। क्योंकि उन लोगों की क्या? सर की इन्वेस्टिगेशन ना करी हो એ તો અમે નથી કરવાના, એ નથી જ કરવાના, 5 વર્ષ સુધી આવું જ રહેશે, લખીને રાખો તમે। सर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो भी क्या ही होगा। क्या नहीं हो जाएगा, वहां पे केस चल रहा है अभी, तो वो स्टे ऑर्डर में है। समझ में आया? पर सर तो भी जो मर गया
वो तो वापस आने ही नहीं वाला। केस करोगे, पैसे पैसे ही बोलेंगे, पैसे दे दो, वो तो अभी भी देने के लिए तैयार पर है। 1 करोड़ से क्या होता है? अब मैं किसी का डॉक्टर मर गया हो, तो एक चीज नहीं, तू एक चीज समझ, मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो समझ। फॉर एन एग्जाम्पल, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ कंपनी सेक्रेटरी, अ लॉयर और एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, दे आर जस्ट वर्थ 1 करोड़। अरे पर उनका पोटेंशियल 100 करोड़ कमाने का होता है, तो तुम 100 करोड़ दो ना, मैं अभी चुप हो जाता हूँ। अभी जिसके किसी की मम्मी ने देखा था, इतनी दिन रात पढ़ के उसके बेटे ने, तो बीजे मेडिकल में इतनी इजीली एडमिशन मिलता नहीं है। वो बच्चा पढ़ के गया हाँ, वहां पे, तो उसकी मम्मी को था डॉक्टर देखूंगे, रहना साथ में इम्पोर्टेंट, पैसे थोड़ी। अब जिसके क्यों पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है? फैमिली को सिंगल चाइल्ड। अरे तू इमेजिन, अरे वस्तु पैसा नहीं छेज नहीं, इट इज अबाउट अ नेग्लिजेंस ऑफ द कंपनी, इट इज अबाउट इग्नोरेंस। તને ખબર નથી કરવાની જો બેટા કોઈ પણ આવી ટ્રેજેડી થાય ને, તો વી મસ્ટ હેલ્પ સમ પીપલ અકાઉન્ટેબલ। कॉम्पनसेट करने का कोई मतलब नहीं, प्रॉब्लम हमारे इस ઇટ सिस्टम ઇઝ, में कि हम અરે વી હેવ ટુ કમ્પન્સેટ। તું વસ્તુ સમજ, આજે મને કઈ થાય તો મારા મા બાપનું શું, મારા પાછળ કોણ છે? तो सर वही तो बोल रही हूँ कि वो पैसे भी दे देंगे, माँ बाप वो पैसों का करेंगे क्या अगर बच्चा। અરે પણ પૈસાથી લાઈફ તો ઈઝી થશે ને બેટા। सर वो तो તું ઇમોશનલી વિચારે છે, થોડુંક ઇન્ટેલિજન્ટલી વિચાર। अरे આવી જ જાય तो अरे દેવ જો તો દરવાજા। नहीं, वो तो होता है। पैसे भी मिल जाएंगे, पर मतलब क्या, ये तो आगे जाके भी होगा ही, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सीरियस वही तो बोल रहा हूँ, ये वस्तु ना थाय। सेवा पड़े એટલે બીજી વખત આવી મિસ્ટેક अरे ना एक सिंपल वस्तु समझ, हमारी दुकान का ही बताता हूँ। हमारी दुकान पे आइसक्रीम का फ्रिज बिगड़ गया था। तो आइसक्रीम आता है बराबर, अब कभी वेनिला आइसक्रीम तुम लेना, उसको है ना 2-3 घंटे बाहर रहने देना, गर्मी में, कड़कड़ाती गर्मी में बाहर पड़ा रहने देना, खाना मत। उसमें क्या होगा, जो वो वेनिला होगा ना, वो ऊपर आ जाएगा, उसके नीचे वाइट वाइट कलर, मतलब पानी जैसा हो जाएगा। वो जो पानी होता है ना, वो शुगर सिरप, इसेंस, वेनिला इसेंस और वो सब होता है। अब सुनना हुआ क्या था। तो हमने वो आइसक्रीम, हमको ध्यान नहीं था, हमने तो ऊपर ऊपर का देखा, बराबर लगा तो हमने दे दी। ग्राहक ने क्या किया, ऊपर ऊपर का खाया, फिर नीचे उसको पानी दिखा, वो वापस लेकर आया। अब वो वापस लेकर आया, नाउ एज अ शॉपकीपर व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? या तो मैं वो आइसक्रीम वापस ले लूं, या मैं उसको दे दूं, दूसरी बदल के दे दूं, या फिर मैं उसको रिफंड दे दूं। अब वो मेरे पापा ने क्या बोला, अड़ गए कि मैं नहीं बदलूंगा। हमने थोड़ी दिन खराब की है। मेरे पापा एज अ बिजनेस पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे कि मुझे घाटा होगा, पर वो कस्टमर क्या बोल रहा है कि देख भाई, तेरा खराब हुआ, बात बराबर है। वी हैव दैट लेवल ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर कि भाई तेरे साथ में गलत हुआ ना, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, बट मेरा भी तो नुकसान हो रहा है। तेरा 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, मेरा हेल्थ का नुकसान हो रहा है। ये बात पे हमारे वहां डिबेट हुई। डिबेट यानी कि मम्मी पापा और उस ग्राहक की तो सब, मम्मी थी नहीं, पापा और उसकी मगजमारी हुई। किसी ने वीडियो उतार दिया, वो वीडियो फेसबुक पे डाला। मुझे तो पता था नहीं ये सब, मुझे 2 दिन बाद पता चला। फिर मैंने मेरे पापा को क्या एक्सप्लेन किया कि ऐसा कभी भी हो ना, हमारे पास फसाई का रजिस्ट्रेशन है, हमारे ऊपर डायरेक्ट एक्शन हो जाता है। समझ में आया? इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी। आज भले दुकान में के अंदर फ्रीज खराब हुआ, बराबर, दुकान में नो डाउट नुकसान हमारा हुआ, पर उसमें कस्टमर को क्या, उसमें कस्टमर की क्या मिस्टेक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये जैसे एयर इंडिया वाला जो केस हुआ, कस्टमर को अगर तुम ये फ्लाइट अवेलेबल नहीं करवाते तो वो किसी और तरीके से जाता, वो उसकी डेस्टिनेशन पे कोई और एयरलाइन से जाता, बट उसने तो तुम पे ट्रस्ट किया ना। अब वो ट्रस्ट को मेंटेन करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज अगर इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है और तुम अगर बोल रहे हो कि इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं, हाउ दैट इज पॉसिबल? बटन का इशू था, पता है तेरे को, पूरा का पूरा ही जो इशू था, इवन उसके एक दिन पहले तो उसमें कस्टमर को क्या पता चलेगा? एक दिन पहले मेरा भाई एयर इंडिया में ही बॉम्बे गया था। अब जैसे मैं हूं, मैं एक्टिवा चलाता हूं, तो मेरे घर वालों को थोड़ी ना पता है मेरे एक्टिवा में क्या प्रॉब्लम है। तो वी कैन नॉट हेल्प दैट कि भाई वी कैन नॉट हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर कॉर्पोरेट्स। उन्हें गलती की है तो भरो। तो वो बढ़ भी जाएंगे, पर वो आगे भी कुछ ध्यान नहीं क्यों नहीं रखेंगे? रखते हैं, रखते हैं, रखना पड़ता है। अभी जैसे मेरी दुकान पे हुआ केस, हमने पता है उस पे क्या किया फिर? हमने उसके बाद में कोई भी चीज अगर एक्सपायरी डेट की हो जाती है ना, हम उसको बेचते ही नहीं, हम वापस ले ही लेते हैं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 100-500 रुपए का नुकसान होगा ना, अगर किसी इंसान का फूड पॉइजनिंग हो गया और अगर वो मर वर गया तो। ये चीज मेरे पापा नहीं समझ, इवन मैं नहीं समझ, ये तो मैंने जब लॉ पढ़ा ना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े ना, तब पता चला कि भाई कितने बड़े लेवल पे ये सब हो जाता है। इसलिए जो मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, अब जैसे तुम अगर पता हो सिविल हॉस्पिटल,
पहले सिविल हॉस्पिटल में कहा हाइजीन का इतना वो सब ध्यान रखते थे, अब तुम जाके देखो सिविल हॉस्पिटल चमकता है वो। पहले हॉस्पिटल्स में कहा इतनी वुमेन सेफ्टी पे ध्यान देते थे। मैं तुमको मेरा ही केस बताता हूँ। अभी एक दिन क्या, मेरी दीदी की डिलीवरी हुई और थोड़ा केस कॉम्प्लिकेटेड था, तो प्राइवेट हॉस्पिटल से हमको रेफर कर दिया सिविल हॉस्पिटल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में हम लोग सिविल हॉस्पिटल में, वहां पे हमारी दीदी का ऑपरेशन हुआ। तो मेरी दीदी को उस टाइम पे वो क्या है, प्राइवेट रूम अलॉट नहीं हो रहा था क्योंकि था नहीं, तो हमको जनरल कंपार्टमेंट में रखा था। रात को 12 बजे मेरी बहन का कॉल आया था, मेरी मम्मी और दीदी वहीं थे कि उनको कपड़े चाहिए थे, तो मैं कपड़े लेके देने के लिए गया। मैं चड्डे में चला गया, सिंपल बात थी, चड्डे में गया, क्या प्रॉब्लम है यूं। उन्होंने लिटरली मुझे अंदर नहीं घुसने दिया। मैंने फिर होशियारी लगाई, मेरे पास में उस टाइम पे क्या, ठंडी का सीजन था ना, तो मैं चला तो क्या, मेरे को भी पता ही था घुसने नहीं देंगे। मैं लुंगी पहन के घुस गया, फिर भी मुझे बाहर निकाल दिया। पता है क्यों? आरजे मेडिकल कॉलेज का जो केस हुआ ना उसके बाद वो किसी भी अननोन इंसान को 12 बजे के बाद अंदर नहीं घुसने देते हैं, 11 बजे के बाद। और अगर तुम जा रहे हो ना तो प्रॉपर एंट्री करके जाओ, अदरवाइज तुम्हारा जो भी रिलेटिव अंदर रहता है ना उसको नीचे बुलाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों ये सब होता है? भले हुआ आरजे मेडिकल कॉलेज में था, बट स्टिल सिविल हॉस्पिटल क्यों ध्यान रखती है? ताकि वो चीज दूसरी बार रिपीट ना हो। पेनल्टी लगाना, किसी को सजा देने का रीजन ये नहीं होता कि भाई वो उससे कोई लॉस कम हो जाएगा, फ्यूचर में वो चीज रिपीट ना हो। दिस इज द रीजन कि इतना स्ट्रिक्ट हर चीज होती है। समझ में आया? अब 1 करोड़ देने से कोई इंसान कभी वापस नहीं आएगा, और उसके लिए कोई केस लड़ता भी नहीं है। इवन मैं हूं, जैसे वो रेप केस हुआ, मुझे सिंपेथी है उसके माँ बाप से, बट मैं केस इसलिए नहीं लड़ूंगा कि वो लड़की वापस आ जाए। मैं केस इसलिए लड़ूंगा कि अदर जो लड़कियां हैं इस दुनिया के अंदर उनके साथ ऐसा कभी ना हो, और अगर ऐसा कभी कोई करने की सोचे तो उसकी रूह कांपनी चाहिए। दिस इज द रीजन कि वी फाइल दिस लेवल। मतलब हम इतना क्यों लड़ेंगे? क्या मिलेगा लड़के? तेरे को क्या लगता है जो रेप केस के विक्टिम्स होते हैं और उनपे जब केस चार्जेस जब लड़ते हैं, वो लोग क्यों लड़ते हैं? तेरे को क्या लगता है लड़की वापस आएगी या वो इंसान वापस आएगा? तो वो कभी वापस नहीं आएगा। पर नेक्स्ट टाइम कोई वैसा ना करे। समझ में आया? इसीलिए लड़ना जरूरी है। नहीं तो हम क्यों इतने पागल है कि इतना पढ़ लिख के लॉ पढ़ के लड़ते हैं? तेरे को क्या लगता है लॉ पढ़ने के बाद अपने पॉइंट को कोर्ट में आर्ग्यू करना इजी होता है? सर फट जाता है, पता है? तुम कभी कोर्ट गए हो, तुम में से कोई भी? मैं गया हूँ। वहां पे जज लिटरली ऐसे तुम्हारा 2 मिनट में अगर तुम तुम्हारी बात नहीं समझा पाए, वो फाइल ऐसे फेंक देता है टेबल पे, वो भी। कभी आधा एक घंटा हीरिंग होती ही नहीं, 5-10 मिनट। मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स की हियरिंग चली थी एक बार। मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, 30 मिनट्स इज मैक्सिमम इन द सुप्रीम कोर्ट। क्यों वो लोग नहीं सुनते? उसके पीछे का रीजन पता है क्या? उनके पास में काम का लोड बहुत है। एक लड़की, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, गुजरात हाई कोर्ट की एक लड़की, सिंपल, वो ऐसा वाला टॉप आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डीप नेक आई थिंक, मुझे पता नहीं क्या होता है वो पहना, और ऊपर से वो कुछ जैकेट जैसा कुछ, क्या बोलते हैं उसको, सरारा ऐसा कुछ होता है ये, जो भी होता है वो पहन के वो कोर्ट में चली गई। जज को, सुनो, जज को उसके कपड़ों से क्या लेना देना? स्टिल उस लड़की का केस हियरिंग के टाइम पे उसको बाहर निकाल दिया। बोला पता है क्या? यू आर स्टैंडिंग इन द टेम्पल ऑफ जस्टिस, यू शुड नो व्हाट यू हैव टू वियर। दिस वर द एग्जैक्ट मार्क, एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द जज। और उसके जब सीनियर एडवोकेट ने उसका आर्ग्यू किया ना, उसने पता है क्या बोला? आई रिस्पेक्ट एवरी गर्ल हैज अ राइट टू वियर व्हाट सो एवर दे वांट टू वियर, बट दे शुड नो व्हाट दे हैव टू वियर एट व्हाट प्लेस। आज अगर ये पहन के आए, कल तो कोई साड़ी पहन के उठा के साड़ी इन द सेंस कोई भी डिजाइनर क्लोथ पहन के आ जाएगा, कल को तो कोई वन पीस पहन के आएगा। समझ में आ रहा है? हम मंदिर में क्यों कुर्ती लहंगी और वो सब पहन के जाते हैं? अरे कुछ तो सेंस होना चाहिए ना, हम कहाँ क्या पहन रहे हैं हमें पता होना चाहिए ना। रूल्स और रेगुलेशन इसलिए बनाया जाता है। समझ में आया तेरे को? एयर इंडिया का जो भी हुआ, उससे पैसे देने से कोई इंसान वापस नहीं आएगा, बट नेक्स्ट टाइम एयरलाइंस की जो भी कंपनी को ध्यान रखेगी कि ऐसी मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए। ये तो एयर इंडिया बच गया कि मेंटेनेंस दिसंबर में ड्यू था। अगर मेंटेनेंस ड्यू होता ना तो लेवा जाती एयर इंडिया। तुमको पता है उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में क्या आया था? ऐसा बोला था कि तुमने बटन क्यों बंद की, और दूसरे पायलट ने बोला मैंने बटन नहीं बंद की है। समझ में आया? बटन थी वहां पे जो फ्यूल को इंजन से सप्लाई करती है, बराबर, फ्यूल। फ्लाइट, लेकिन क्या है,
બે વખત એને ड्यू પછી डिले डिले હા, થઈ delay. ગઈ अरे सीधी सी बात है, कोई भी इतने लंबे रूट की फ्लाइट हो, तुम 12 घंटे अगर कांस्टेंट हवा में वो प्लेन उड़ने वाला है, तो यार थोड़ा तो तुमको ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा भी अगर तुमको पांच, मुझे भी अगर थोड़ा बहुत भी एक्टिवा पे शक होता है कि हवा ववा कम है, तो मैं तो तुरंत साइड में करके चेक कर लेता हूँ। क्यों? अपन को थोड़ी ना पता है कि हाईवे पे किस स्पीड में गाड़ी चलने वाली है। अभी आते वक्त मैं 60 की स्पीड से आ रहा था। सर एयर इंडिया की आप देखो ना, बहुत सारी फ्लाइट ऐसी एयर है। इंडिया का, इंडिगो भी ऐसा ही है। इंडिया के एविएशन मार्केट में यही हालत है, क्योंकि हमारे पास में कोई टेक्निकली ऐसा इंसान ही नहीं है जो उस लेवल का बिजनेस कर पाए। हमारे इंडियन मिडिल क्लास लोगों की परचेसिंग पावर ही नहीं है कि वो एक बार में 7,000 की टिकट खरीद सके। कौन खरीदेगा? तुम खुद बताओ, अगर मुझे आज से यहाँ से बॉम्बे जाना है, उसकी टिकट अगर 5,000 होगी तो मैं क्यों खरीदूंगा? मैं तो फिर ट्रेन में ही ना जाऊँ 6 घंटे में, जबकि 1,000 रुपये में पहुंच जाऊंगा और वो भी रिलैक्स। उनको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, उनके पास में कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आकाशा एयर है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? वो एग्जैक्ट आकाशा एयर जो होती है ना, उसका ध्यान से तुम देखना, उसके एग्जैक्ट 15 मिनट एक इंडिगो की फ्लाइट होती है और उसके एग्जैक्ट 15 मिनट बाद एक इंडिगो की फ्लाइट होती है। अब ऐसा अगर कंपटीशन हो, कट थ्रोट कंपटीशन, आकाशा एयर इस टाइम पे जीत ही नहीं पाएगी। जो 15 मिनट पहले फ्लाइट होगी ना, उसका फेयर, और 15 मिनट बाद वाली फेयर, इन तीनों का फ्लाइट का जो फेयर होगा वो एक जैसा होगा। तो कौन आकाशा को ट्रस्ट करेगा? इंडिगो तो इतने लंबे टाइम से, तो पहले इंडिगो पे ही ट्रस्ट जाएगा ना। समझ में आया? मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमें किसी चीज के ऊपर डिबेट नहीं करनी चाहिए, बट द थिंग इज कि अगर कोई गलती कर रहा है तो एटलीस्ट उसको सजा तो दो। वापस आ जाओ। LIC लिमिटेड, द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, हैज डिफाइंड इज विजन एज अ ट्रांसनेशनली competitive फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ सिग्निफिकेंस टू सोसाइटीज एंड प्राइड ऑफ इंडिया। LIC का विजन है, क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट। और अपन सब LIC को क्या नाम से जानते हैं? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसका मेन फोकस क्या है? इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करना। पर उसका पता है मेन बिजनेस क्या है? कंपनी को फाइनेंस करना। कंपनी को फाइनेंस करना और मैक्सिमम कंपनीज के इक्विटी में इन्वेस्ट करना। रिलायंस इंडस्ट्री का 3% भाग LIC के पास में, 3%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो पीना है पानी। LIC का ओनर कोई नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही, और अभी तो पब्लिक भी है, 25-26% पब्लिक के पास में। फिर क्या बोला? एप्पल INC CEO Tim Cook defined the vision of company as, we believe that we are on the face of the earth to make great products and that's not changing। क्या बोला? टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स। आईफोन के जितने भी प्रोडक्ट है वो एकदम जोरदार अल्टीमेट प्रोडक्ट होते हैं उनके। तुम उनकी सिक्योरिटी को देखो। आईफोन का सिस्टम हैक करना इज वेरी टफ। पहली बात तो उसमें कोई भी अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से तुम कोई फाइल ला नहीं सकते हो, यानी कि तुम्हारा 50% तो वायरस इन अन करने का वो जो है वो चेंज हो गया, मतलब स्टॉप हो गया। फिर होता है फायरवॉल। आईफोन के फोन्स में भी फायरवॉल होती है। पता है फायरवॉल क्या होता है? क्या होता है फायरवॉल? के बीच में एक वॉल होती है जो प्रोटेक्ट करती है कि कोई भी वायरस अंदर ना आ सके, और जो भी अंदर फाइल्स आ रही है वो सब एक ऑथेंटिकेटेड रूट से आ रही है। ऑथेंटिकेटेड रूट्स का मतलब क्या होता है? जहां पे वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी का सर्वर है, उसके साथ में 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो 5 कंप्यूटर के सोर्सेज से ही वो सर्वर तक डेटा आएगा। बाकी कोई छट्टे से तुम लोग नहीं ला सकते हो। समझ में आया? अनलेस एंड अनटिल आपने उसका एक्सेस दिया हो तो। फिर क्या बोला है? एक स्ट्रेटेजिक विजन बनाने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले, द एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज इन डेवलपिंग ए स्ट्रेटेजिक विजन इज टू थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर द फ्यूचर। कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रिएटिवली आपको थिंक करना है कि हम कंपनी को उसके फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर कर सके। अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास बैंक, एक क्रिएटिव थिंकिंग हुई। समझ में आया? पता चल रहा है? 100% ना? तो मुंह धो के आइए पक्का। सुन रहे फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रीनरशिप। किसी भी विजन हो, एंटरप्रेन्योर तो सब बनते हैं, पर लॉन्ग टर्म में वही टिकता है जिसके पास में एक लॉन्ग टर्म विजन हो। फिर क्या बोला है? अ वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट्स एंथुजियाज्म अमंग द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिकुलेटेड का मतलब कम्युनिकेटेड।
अगर एक वेल कम्युनिकेटेड स्ट्रेटेजिक विजन होगा तो वो क्या करेगा, जो उसके अंदर कंपनी के एम्प्लॉयज काम करें उनके अंदर क्या भरेगा, एंथुजियाज्म भरेगा। समझ में आ रहा है? फिर क्या बोला है, द बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट क्लियरली इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। जिस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना वो किसमें क्लियरली मेंशन होता है, स्ट्रेटेजिक विजन में। फिर क्या बोला है, मिशन क्या होता है, विजन, विजन हमारा लॉन्ग टर्म होता है। विजन आज हम क्या करते हैं, आज के दिन में हम लोग को क्या करना है। समझ में आया? क्या बोलिए? आज क्या करते हो ये? हाँ हाँ। क्या बोला, अ मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। हम कौन से बिजनेस में हैं और हम क्या करते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मेनी फर्म्स फेल टू conceptualize and articulate the mission and business definition with the required clarity। विजन मेरा वर्ल्ड क्लास है, बट आज भी तो मुझे वैसा करना पड़ेगा ना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ये सोचूं कि आफ्टर, कौन ऐसे करके रखता है, आफ्टर 10 years अगर मुझे 100 करोड़ की क्या करना है, सेल्स करनी है, तो आज का मेरा क्या टारगेट होना चाहिए, आज एट प्रेजेंट मुझे एटलीस्ट 5 करोड़ की तो सेल करनी पड़ेगी ना। समझ में आया? मैं एक बार 5 करोड़ की करूंगा, नेक्स्ट ईयर में 10 करोड़ की करूंगा, दूसरे साल में 15 करोड़ की करूंगा, फिर मैं 20 करोड़ की करूंगा। ऐसे करके टुकड़े टुकड़े में मैं आगे बढ़ूंगा। फिर हो सकता है जैसे मैंने 20 करोड़ की, फिर मैं टारगेट सेट करूं, मैं 50 करोड़ की करूं। तो मैं अगर 100 करोड़ तक टच करना चाहता हूं तो मुझे आज भी तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि 10 साल में 100 करोड़ पे पहुंचना है तो मैं 7वें साल उठ के बोलूं कि आज मैं 80 करोड़ का धंधा करूंगा। कर पाओगे? तो उसके लिए मुझे आज भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा मिशन कैसा होना चाहिए, जो मैंने फ्यूचर देखा है उसको मैं आज के टाइम पे प्रेजेंट में क्या कर सकूं, इंप्लीमेंट कर सकूं, कॉन्सेप्चुलाइज कर सकूं। जो मैंने आज विजन में रखा है कि मेरा विजन है कि मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना है, तो आज उसके लिए मुझे गाना तो पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? कैसे मैं 10 साल बाद सीधा सिंगर बन जाऊंगा। समझ में आया? फिर क्या बोला है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मेनी फर्म फेल टू कॉन्सेप्टलाइज, ठीक है, सच फर्म्स आर सीन टू फंबल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड फेल इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजीज टू मेक यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। क्या बोला हुआ है, जो अपनी मिशन को अगर क्लियरली नहीं स्टेट करता है वो क्या करता है, जो भी फंबल करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जैसे टाटा को बनना था वर्ल्ड क्लास कार डीलर, तो उसके लिए आज एट प्रेजेंट क्या अपॉर्चुनिटी मिली, इलेक्ट्रिक व्हीकल की। उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उस पर काम किया, तो वो अपने फ्यूचर को क्या कर सकेंगे, सिक्योर कर सकेंगे। अब तुमने अगर कुछ पढ़ा हो, तुमको अगर स्पोर्ट्स कार में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो तो तुमने मस्टैंग करके नाम सुना है? मस्टैंग की गाड़ी आती है, उन्होंने क्लियरली बोला कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बनाएंगे। तो जब तक पेट्रोल है इस दुनिया में तब तक हो सकता है कि वो गाड़ियां चले, और जो अफोर्ड कर सकते हैं। आज 100 रुपए लीटर है, कल हो सकता है 500 रुपए लीटर हो जाए, तब तक वो मार्केट में टिकेगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली वैनिश, खत्म हो जाएगा। नोकिया के साथ सेम हुआ, वो चेंजिंग कस्टमर्स एनवायरनमेंट, कस्टमर डिमांड के सामने अपनी चीजों को क्या नहीं कर पाया, अपडेट अपग्रेड नहीं कर पाया, तो क्या हो गया, बंद हो गया। फिर क्या बोला हुआ है, firm working to manage their organization strategically cannot be lax in the matter of mission and business definition as the two ideas are absolutely central to strategic planning। अगर मेरा मिशन स्टेटमेंट को मैं केयरफुली डिजाइन नहीं करूंगा, मेरे विजन को और मिशन को दोनों को साथ में नहीं लाऊंगा, तो मैं क्या, मेरा लॉन्ग टर्म जो भी मेरा टारगेट है वो मैं अचीव कर पाऊंगा। तुम सबको सीए बनना है, आज का तुम्हारा मिशन क्या होना चाहिए, रेगुलर बेस पे पढ़ाई करनी है। तुम्हारा 1 साल बाद में जो जैन में एग्जाम है उसमें तुम्हारा विजन है कि भाई सीए इंटर क्लियर करना, और आज तुम पार्टी शार्टी कर रहे हो, चलेगा? चलेगा? वही चीज लिखी, क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट बी लेक्स, मतलब कैन नॉट बी लेस केयरफुल, मतलब कि इसका मतलब स्ट्रेटेजिकली आपको केयरफुल लेना पड़ेगा इन द मैटर ऑफ मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन एज द टू आइडियाज आर एब्सोल्युटली सेंट्रल टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने के लिए मेरा मिशन और विजन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया?
फिर क्या बोला हुआ है, व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन, सीधी सी बात है, टू एंश्योर अनलिमिटेड ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पर्पस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। फिर क्या बोला है, टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर अलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, किसको कितना रिसोर्स देना है। मैंने तुमको स्ट्रेटेजी बनवाने के लिए बोला, जैसे कि क्या नाम है तेरा, पूनम। पूनम का अभी थियरी सब्जेक्ट वीक है, उसको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल का जो रिसोर्सेज है, यानी कि उसको मैक्सिमम टाइम किसको देना पड़ेगा, लॉस थियरी सब्जेक्ट को। अब जैसे किसी का अकाउंट्स वीक है, तो उसको मैक्सिमम टाइम किसको देना पड़ेगा, अकाउंट्स को। तो उससे क्या इंश्योर होगा, अलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, पता चला। फिर क्या बोला है, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। मैं मोटिवेट कर पाऊंगा, तुम्हें पता होगा कि तुमको क्या करना है, तुम्हें बोल पाऊंगा कि देख तुम यार अभी तक तुम्हारा जो तुमने डिसाइड किया था वो अचीव नहीं किया, तो तुम कहीं पीछे जा रहे हो, तो तुम क्या करो, अपने आप को उस तरफ पुश करो। पुश करने के लिए मैं तुमको क्या करूंगा, मोटिवेट, सीधी बहस, कड़क बहस, हाथ तारा बेंच पर ना आवाज हुई अगर। फिर क्या लिखा है, टू स्टेबलाइज अ जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट टू सजेस्ट अ बिजनेस लाइक ऑपरेशन। एक टोन डिसाइड करूंगा, ऑर्गेनाइजेशनल का क्लाइमेट डिसाइड करूंगा, जिससे मैं क्या कर सकूं, अपना विजन अचीव कर सकूं। ऑर्गेनाइजेशनल टोन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल का एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट। एक टाइप ऑफ एनवायरमेंट होता है जो लिबरल होता है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड होता है। एक होता है एकदम कड़क, छड़ी लेके खड़े ही है, तू गलत कर, देखो मारूंगा, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोला हुआ है, टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोस्त हु कैन आइडेंटिफाई विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड डायरेक्शन। क्या बोला हुआ है, एक ऐसा पॉइंट बनाना है जिससे हम लोग क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है उसके अंदर खुद को क्या कर सके, ऐड कर सके। अब जैसे मेरा अगर ये विजन है कि मुझे लॉन्ग टर्म रीच बढ़ना है, तो मैं मेरे पार्टनर को भी कैसा लाऊंगा, जो मेरे साथ में थिंकिंग मैच करती हो, बराबर। मैं रीच बनना चाह रहा हूँ, वो बोले शांति से बैठो, तपस्या करो, शादी भी बन के, ओम भूर्भुवः स्वः, सेट होगा। वो मेडिटेशन कर रही है सुबह उठ के, और मैं पैसों के पीछे भाग रहा हूं, तो क्या हम लोग कभी भी साथ में एक जगह अचीव कर पाएंगे। वो ऐसे जा रही, मैं ऐसे जा रहा हूं, तो हम वायर बन जाएंगे, समझ में आया। फिर क्या बोला है, टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशनल ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द असाइनमेंट ऑफ टास्क टू रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहना क्या चाह रहे हैं पता है? एक मिनट, डाउट है, ये क्या लाइन बोलना चाहिए पता है, जो भी मेरे ह्यूमन रिसोर्स हो ना, उनको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से हम क्या कर सके, हम हमारे क्या कर सकते हैं। मैं अच्छा खासा कुछ बोल रहा था, मैं भूल गया। असाइन कर सकते हो। हाँ, जो मेरे ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो मेरे ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो लोगों, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, उनको मैं क्या कर दूंगा, टास्क अच्छे से डेलीगेट कर पाऊंगा। फिर से पढ़ो, to facilitate the transitional of objective and goal into a work structure involving the assignment of tasks to responsible elements within the organization। इतनी फैंसी इंग्लिश में लिखा है, पर लिखा यही है कि किसको हम क्या असाइन करेंगे, जो हमारा विजन है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क स्ट्रक्चर के अंदर उसको तो पहले अंदर लाना पड़ेगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसको असाइन करना पड़ेगा। असाइन किसको करेंगे हम टास्क, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस को। समझ में आया। फिर क्या बोला हुआ है, टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस एंड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्पसेस इनटू गोल्स इन सच अ वे दैट कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर कैन बी असेस्ड एंड कंट्रोल्ड। मतलब कि मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं इस तरीके से अपने पर्पस और ट्रांसलेशन को क्या कर सकूं, गोल को इस तरीके से अपने लोगों तक क्या कर सकूंगा, अपने लोगों को बता पाऊंगा, जिससे मेरा जो एंड गोल है वो मैं क्या कर सकूं, अचीव कर सकूं। मेरी कॉस्ट को मैं क्या कर सकूं, रिड्यूस कर सकूं, कुछ ना कुछ नया मार्केट में ला सकूं। जैसे एप्पल है, वो हर साल नया नया प्रोडक्ट क्यों लाता है बताओ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी रेडमी है, रेडमी 10, मेरा फोन है रेडमी नोट 10s, अभी रेडमी 14 आ गया, क्यों, अपडेट कर रहा है ना वो अपडेट। क्या कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है, ताकि वो कुछ ना कुछ नया मार्केट में लाएगा, तो उसके पास में क्या होगा, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आएंगे। समझ में आया, एंगेज रहेंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी। समझ में आ रहा है, पक्का। फिर क्या बोला है, कंपनीज विजन, प्रवृत्ति,
कंपनी विजन वालों स्टेटमेंट पढ़। Company's mission statement is typically focused on its present business scope, who we are and what we do. Mission statements broadly describe an organization's present capability, customers focus, activities and business makers. क्या बोला हुआ है? कंपनी का जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो मेनली किस पे फोकस करता है? हु वी आर एंड व्हाट वी डू। हम कौन है और हम क्या करते हैं, ताकि मिशन स्टेटमेंट क्या अचीव कर सके, उससे हमको क्या मिल सके। डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट कैपेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की आज की कैपेसिटी क्या है। उसके बाद में क्या बोला, कस्टमर फोकस क्या है। जैसे कि एप्पल के मेनली कस्टमर वो किसको टारगेट करते हैं, जो रिच हो। तुमने कभी देखा कि कोई नॉर्मल डीमार्ट के अंदर कभी फोन, डीमार्ट क्या, तो वो तो छपरी लोग तो कुछ भी वापरते हैं। कोई करोड़पति नहीं होते, केटीएम लेके 100 रुपए का तो पेट्रोल घुमाता है वो। हाँ, तो चालू में खत्म ना हो जाए। कुछ खत्म नहीं होता, 20 किलोमीटर तो चलती है। खराब से खराब बाइक भी 20 किलोमीटर का एवरेज तो देती ही है। बुलेट 30-35 का देती है मुझे जहां तक ध्यान है। तुम्हारे में हाँ एवरेज 30 का तो देती है मेरे को जहां तक ध्यान है बुलेट। कम देती यानी 100 रुपए का पेट्रोल पूरा है तो 30 किलोमीटर चले। हाँ तो बुलेट सर ओछी है एवरेज में। ना मारी मिसअंडरस्टैंड। ना ना अरे गूगल सर खरीद ली है। 100 रुपए पेट्रोल चलेगा। बुलेट खरीदनी है बाइक ना रे सर आप एक છે ઓ શિટ मैं हूं यार, हम तमिल लोग को सीधू केटीएम बुलेट थोड़ी अरे रॉयल वाली सर्च करो रॉयल एनफील्ड केटीएम हमारी नहीं सब मैंने जब अभी एक्टिवा ली थी ना, मैं सब रिसर्च करके एक्टिवा, मुझे एक्चुअली प्लेटिना ली, मेरे को तो वो लेनी की थी स्प्लेंडर। 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलती है, पर उसकी पता है प्रॉब्लम क्या थी? 50। मेरी वाली 40 देती है, बाकी सब 50-55 देती है। आपकी वैल्यू क्या डिफरेंट मैं भगाता हूँ ना, इसलिए मेरी गाड़ी 70 टच कर जाती है कभी कभी। हाँ अभी 70 में गाड़ी ऐसा पेट्रोल पीती है ना जैसे खून भी निकल जाता है, बता एक तो सका सकता है। धीरे से चलता है ऐसा कर फुल चला तो ज्यादा है एवरेज कम तुम गाड़ी जितनी फास्ट और जितनी रफ चलाओगे उतना एवरेज कम देती है। हाँ वो क्या बोल रही है? अभी उनके साथ ऐसा होता है जल्दी खाती है हाँ कार भी तुमको पता है, अगर तुम सीएनजी कार लो ना तो 1 किलो में 1 किलो गैस के अंदर 20-25-30 किलोमीटर चलती है सीएनजी वाली गाड़ियां। इसलिए जितनी भी ऑटो होती है ना वो सब सीएनजी गाड़ियां ही होती है। बट उसमें रिस्क ये ज्यादा होता है कि वो एकदम आग पकड़ती है। और सर हमारे घंटा कौन लाइन में खड़ा रहे सीएनजी क्यों 1 घंटा कहाँ लाइन लगती है? हाँ सच में? ये पेट्रोल बेस्ट सर हमारे यहाँ पे एक जगह है गार्डन सिटी करके, तो ऐसा कैसे पूरा प्लान करके बनाया हो ना, उसमें स्कूल गार्डन मैरिज, तो उसका पूरा एरिया से अंकलेश्वर के एरिया से बाहर, तो ये ऑटो सीएनजी वाली स्टार्टिंग की गार्डन सिटी के एंट्रेंस में ही जल गई, खड़ी खड़ी, मतलब वो आगे जा रहा था जल गई। तो वहां पे पूरे रास्ते पे कोई भी सुबह जाए ना तो रास्ते पे वो जली हुई ऑल्टो खड़ी है वहां पे अभी भी। खड़ी है, वो पूछ तो गई है पर वहां से कोई उठा भी नहीं रहा, और एक तो छोटे रास्ते ऊपर वहां पे जली हुई ऑल्टो। मैं तो डर जाऊं भाई, भूत प्रेत हो तो। मतलब जिसकी थी ना वो तो वहां से कूद के भाग गया, वो कुछ भी गई पर वहां से कोई उठा ही नहीं था। तो बच्चे शायद उसको डाले पर तो अभी लोग बैकग्राउंड धीरे से क्या है तो चलो वापस। हाँ तो हाँ क्या अंदर 100-200 घर हो अंदर मेरा एंट्रेंस पर स्टार्टिंग वाला ना बड़ा आता मिशन इफ यू परमिट सर नोटबुक में लिखा लगा, अभी टाइम है। HDFC Bank has two-fold mission. First, to be the preferred provider of banking services for target retail and wholesale customer segment
द सेकंड इज टू अचीव हेल्दी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट विद द बैंक रिस्क एपिटाइट। क्या बोला हुआ है कि उनका मेन टारगेट क्या था? टू बी अ ग्लोबल बैंक। उनका मिशन क्या है? टू बी अ प्रीफर्ड प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फॉर टारगेट रिटेल एंड होलसेल कस्टमर सेगमेंट। यानी कि पिंड, तेरे को नींद आ रही है ना? जोर से बोल भारत माता की जय। बोल। भारत माता की जय। नहीं भैया एनर्जी हाँ तू बोल, एक सेकंड तू बोल। मेरी नहीं गई बोल। भारत माता की जय उसमें क्या सर? जय नहीं बोलना है, जय बोलना है। एक आध मुक्का अगर विश्वा के लग गया ना तो विश्वा की भारत निकल जाएगा। अरे उसकी कवर चलने को बिठाते हैं। हाँ, अच्छा ठंडी लगी तो एसी बंद कर देते हैं। नहीं हाँ नहीं, मैं वैसे भी नहीं कर रहा, मैं तो खाली फॉर्मेलिटी कर रहा था। इसलिए पहले से इधर बैठ गई। फिर क्या बोला हुआ है? सेकंड उसका मिशन स्टेटमेंट क्या लिखा है? टू बी कॉम्पिटिटिव। कहाँ चला गया ये ना? तो सेकंड इज टू अचीव हेल्दी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट विद द बैंक रिस्क एपेटाइट। फिर एलआईसी का क्या है? मिशन इज एंश्योर एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। ए सुनना, एलआईसी का मिशन पढ़ा रहा, जोरदार लिखा हुआ है। ensure and enhance the quality of life of people through financial security by providing product and services of aspire attributes। अरे मैं बताता हूँ, मेरी आत्मा मैं बताता हूँ कितनी अच्छी सर्विस देते हैं लोग। टू with competitive returns and by rendering resources for economic development। मेरा इसमें इंश्योरेंस था 6 लाख रुपए का, काट वाट के 2.5 लाख रुपए दिए इन्होंने। आपको क्या हुआ था? अरे मेरे को, मैं बराबर हूँ भाई। मेरी मम्मी ने ना ऐसा रिटायरमेंट बेनिफिट वाला इंश्योरेंस लिया, जैसे ही मेरा 18 कंप्लीट होगा तो मुझे कुछ फिक्स टर्म मिलेगा और फिर पर ईयर इतना मुझे मिलेगा। तो हमने ना कोविड के टाइम भरा नहीं, कोविड के टाइम पे हमने भरा नहीं, तो कुछ उसमें ना पेनल्टी वेनल्टी लग के तो कुछ 60-70 हजार रुपए भरने के आ रहे थे। हमने भरे ही नहीं, हमने बोला नहीं भरेंगे, जा जो उखाड़ने उखाड़ ले। उसने फिर पैसे देते वक्त बहुत कुछ उखाड़ लिया। एक तो पता नहीं पूरे गांव के डॉक्यूमेंट मांग लिए, क्योंकि मेरा नाम पहले नयन कुमार जैन था, फिर मैंने उसको नयन जैन करवा दिया, मतलब नाम में मिसमैच। नयन कुमार पूरा नाम डाला था आपका बच्चे का। हाँ, और गुजरात में कुमार का मतलब होता है जमाई, हाँ इसीलिए इसलिए फिर मैंने नाम ही बदल दिया। तो मेरे मेरे को दोस्त बोले यार ओ कुमार भाई साहब इधर आओ। बहुत चिढ़ाते थे कुमार कुमार करके, नयन कुमार। तो ऐसा नाम रखा। हाँ, मेरे हमारे राजस्थान में ऐसा होता है, नयन कुमार लिखवाते हैं। तो भाई ये लोग उसे टांग खींचते थे। तो मेरी स्कूल जब हमने यहाँ चेंज की ना 6th के अंदर, तो मतलब मेरा तब वहां पे नाम बदल दिया, यहाँ पे जैन नयन महावीर प्रसाद, और राजस्थान के अंदर नयन कुमार जैन। तो मेरी एलआईसी की जो पॉलिसी थी वो राजस्थान की थी, तो वहां पे नाम वो था और यहाँ पे तो मिसमैच हुआ। तो उन्होंने पहले तो मुझसे एफिडेविट करवाया, लॉयर ने मुझसे 1500 रुपये लिए थे, और जबकि वो एफिडेविट 300 रुपये में होता था। फिर एलआईसी के अंदर आप कभी भी काम करो ना तो बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, सरकारी ऑफिस। तो मेरे मम्मी के नाम का था तो हमने करवाया। तो मैं यूं बोल रहा हूँ कि जो इन्होंने मिशन लिखा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनके रिटर्न पता है क्या होते हैं? 4% रिटर्न देते हैं। लिखा गया है कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स। ऐसा सेविंग बैंक अकाउंट में इससे ज्यादा पैसा बनता है। तुम में से है किसी का एलआईसी का पॉलिसी? जन धन योजना, जन धन योजना। फिर अरे नहीं, एलआईसी होगी तुम्हारी, है पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चों की एलआईसी ना हो। मैं तुमको पूछता, तुम एक बार खाली पूछना 15-20 साल पहले के जितने। हाँ होगी, एलआईसी होती है, सबकी होती है, इवन इवन टुडे। मैं भी मानता हूँ कि एक आध एलआईसी होनी चाहिए। अब तो एलआईसी और यहाँ पर अभी तो एलआईसी के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। जैसे एक प्रोडक्ट आया था अभी, उसमें 2 करोड़ का सिक्योरिटी थी। प्रोडक्ट तो नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? सर्विस। अरे पर उनके लिए तो प्रोडक्ट ही हुआ ना, कंपनी का तो प्रोडक्ट ही हुआ ना। एचडीएफसी बैंक है बराबर, वो मेन काम क्या करती है? उसका काम क्या, बैंक का काम है रुमाल जमा उसको जो है ना ना जज करे थे तुम। अच्छा वो ऐसा आपको लग रहा है। हाँ, नहीं, एचडीएफसी बैंक है वो सर्विस। सीधी बहस हो, ये ऐसे
मैं इतना भी गंदा नहीं पड़ा था कि सर दर्द हो रहा है। कोई भी है बेचारे का। क्यों, क्या किया रात भर को तूने? बम दिया था सर ने 5 बार लिखने का। 5 बॉल? हाँ, लिखना था। किस किस को दिया था 5? एक तो श्रुति को दिया होगा, पूनम को दिया होगा। हाँ मुझे पता है। एकदम वृत्ति को एकदम पूरा इतने भी डीप नहीं है। तुम नहीं बोलना चाहते तो। सर मुझे दिया तो भी मैं रात को जग के ना लिखूं। मैंने भी आज तक होमवर्क नहीं किया, मेरे को तो स्केल पड़ती थी। बस अब एक बजे के लिए मैं ए भाई, क्या मैंने कुछ नहीं बोला भाई। हो गया। हाँ हो गया। मैंने जो भी बोला वो भावना में बह कर बोल दिया था, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। कृपया कर मेरी बातों को सीरियसली डाले। सर एक बार ऐसे फिर टेस्ट में 10 में से 1 मार्क आया, तो मेरे पापा के पास मेरा टेस्ट पेपर गया, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में, ठीक है, कि दीदी बोलते थे, ठीक है, दीदी आगे ला मार्क्स है, एक डैडी, ठीक है, क्या वेक आया, मैं वाचिंग नहीं गई, तो बोले कि 10 आवा चाहिए ने, तो मैं तो कहीं टेंशन नहीं लो भाई, पेन लाई आओ। नहीं, मेरे है ना, एक्चुअली मेरे को ऐसा लिखने में कंटाला आता था, बट मैं मतलब याद कर लेता था। तब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी। मैंने एक बार है ना मैथ्स का पेपर गोखा था 5 बार लिख के। अब उसमें हुआ क्या, जो सम दिया था उसमें उन्होंने डिजिट बदल दी, नाम वही अंदर, और मैंने ओल्ड वाला आंसर लिख कर आया। मेरे सर मेरे को बोलते हैं तू ये डिजिट कहाँ से लाया? मैंने बोला सर क्वेश्चन भी तो वही है। बोला तूने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे वाला नहीं। उसके बाद मुझे पता चला कि मैथ सॉल्व भी करनी होती है। अरे भाई मुझे नहीं आता, मेरे को मैथ्स, अकाउंट्स, इंग्लिश कुछ समझ नहीं आता, बस मैं पास हो जाता हूँ। मैं एमकॉम में भी पास हो गया। हाँ मैं तो बोल रही हूँ, पर ऐसे नहीं कि मिठाई खानी है। हाँ, बीको 50% पे हुआ हूँ मैं। क्या मिठाई लेके आऊँ? क्या? बीको में कौन 5% नहीं था, तो अरे जो 7 वाले कर रहे थे उनके साथ कर दिया था कुछ। बीबीए भी तो कर सर सकते कृष्णा बोल रही आपकी जो शॉप पे डेली पड़ी आपको खर्चा हाँ, नहीं। कौन बोल रहा है? नहीं हम सब ने बोला। मैं बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ, अरे सुनो तो सही। पर मेरे चॉकलेट का तुमको एक बात और बता, अरे 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 हाँ, मैं चॉकलेट लेके आऊंगा बस, पक्का। पक्का ना? वहां पे हाँ, मेरे वहां पे पापा बैठते हैं, और जो दुकानदार को ये लगता है, दुकानदार के दोस्तों को ऐसा गलत फहमी होती है कि हम कभी भी चॉकलेट खा सकते हैं। भाई वहां पे एक आदमी बैठता है जो हमारा पिताजी होते हैं, उनके सामने 5 रुपए का बिस्किट लेना यानी कि उनकी जान लेने जैसा होता है। जो तुमको दूर से दिखता है ना कि आप पैसा दे, कुछ नहीं देते भाई, उल्टा हमको कुछ खाने नहीं मिलता। उसका दूसरा रीजन, सब दुकान पे तो मिलता है, वहीं से ले लो, वो बोल के वहां से तो लेने नहीं देते, फिर दुकान पे लेने जाते तो पापा देते नहीं है। और क्या होता है, जो आइटम जो इस एरिया में बिकता है आप वही आइटम कर लेते हो जनरली। मेरी दुकान पे वो मसाला सेम ममरा बालाजी का और गोपाल का बिकता है, मेरे पापा रियल बाइट्स के नहीं बेचते हैं, मुझे वो ममरे ही नहीं खाने मिलते हैं। फिर मेरे को ऐसा लेके खाना, और मेरी क्या आदत है, मैं कचरा ऐसे कहीं फेंकता नहीं, मैं या तो जेब में रख दूंगा, बैग में कहीं भी, वो घर चला जाता है, फिर मेरे घर वाले देख लेते हैं। तो तुमको जो मिसकॉन्सेप्शन है ना कि दुकान वालों को नहीं खाने मिलता भाई। ये बात पर आपको भी अपनी बात बोलना है ना कि हाँ तो तुम चॉकलेट जो लेनी भी तो पड़ेगी ना फ्रिज में से, कैसे नहीं मारते, मारने की जरूरत नहीं, वो जबान ही ऐसी उनकी खतरनाक है तो। पर सिर्फ मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ। पर वो भी कोई ना तो मेरे पापा बोलेंगे कल से तो दुकान पे मत आना, क्योंकि सुबह जो भाभी जी आती है वो भी लड़कियां, उसको मैं दूध फ्री में उनसे भी पुण्य नहीं मिलेगा। छोटी छोटी तुम जैसी छोटी छोटी बच्चियां हैं। चलो वापस आ जाओ। एप्पल मिशन, चॉकलेट लाओगे कि नहीं? हाँ लेके आऊंगा, कल लेके आऊंगा बस। परसों हाँ परसों लेके आऊंगा बस। तो काउंट कर लो फिर। 16। तुम 16 जानो? हाँ पर वो कुछ नहीं 160 का आया। खर्चा 14, हाँ ले आऊंगा बस, 16 ले वो आऊंगा। जैन है भाई। खर्चों गई थी तो एप्पल मिशन हैज बीन डिफाइंड एज टू, अरे लाऊंगा हाँ होते, हाँ मैं तो हूँ ही भाई, बोल दे कोई शर्म नहीं आती। To bring the best user experience to its customer through innovative hardware, software and services. एप्पल का मिशन क्या है
कि कुछ ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए जो यूजर एक्सपीरियंस क्या करे, स्मूथ करे, जैसे कि एप्पल का आईफोन। अरे एप्पल का ही आता है ना आईफोन, तो पिंड ठीक है। सच्ची डर गई, अरे मैंने हाथ रखा पहले। मन में क्या बोल रही, मैं तो ना सुनूं। हाँ। वो सच्ची को ही पूछ ली, सच्ची झूठ थोड़ी ना बोलेगी। Mission statement should reflect the philosophy of organization that is perceived by the senior managers. A good mission statement should be precise, clear, feasible, distinctive, and motivating. Following points are useful while writing a mission of the company. क्या बोला हुआ है? मिशन स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसॉफी, और वो कैसा होना चाहिए? प्रीसाइज होना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फिजिबल यानी कि अचीवेबल होना चाहिए, और दूसरा डिस्टिंक्टिव मतलब कि दूसरों से डिफरेंट होना चाहिए, और मोटिवेटिंग होना चाहिए। फिर क्या बोला है, कभी भी तुम लोग कोई भी मिशन स्टेटमेंट बनाओ तो किन किन बातों का ध्यान रखने का। वन ऑफ द रोल ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट इज टू गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी, बिजनेस एम्फेसिस एंड पाथ फॉर डेवलपमेंट। One of that typically set it apart from other similarly positioned companies. क्या होना चाहिए? मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? एकदम डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रोवाइड करे? स्पेशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करे। और वो अपने साथ में जो दूसरी कंपनी जैसे एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक, दोनों है तो बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां ना, बट दोनों का मिशन स्टेटमेंट क्या है? अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ताकि वो दोनों को क्या कर सके? डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड कर सके। समझ में आया? A company's business is defined by what need is it is trying to satisfy, which customer group it is targeting, and the technologies and competencies it uses and the activity it is performed. कंपनी का मिशन स्टेटमेंट, कंपनी को अपने मिशन स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड करना चाहिए? सबसे पहले कि वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो ऐसा क्या कंज्यूमर टारगेट कर रही है, या फिर वो ऐसी क्या नीड को सेटिस्फाइड कर रही है जो दूसरी कंपनियां नहीं कर रही है। फॉर एन एग्जांपल, टाटा इंडस्ट्री, टाटा के कमर्शियल व्हीकल और मतलब फैमिली व्हीकल दोनों अलग अलग सेगमेंट है। कमर्शियल व्हीकल में वो किसको टारगेट करते हैं? इंडस्ट्रीज को। ट्रांसपोर्टेशन वाले जो बिजनेस हाउसेस है उनको, जिनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, वहां पे उनका मेन टारगेट सेगमेंट क्या होता है? बिजनेस लॉजिस्टिक के लिए। समझ में आ रहा है ना? टाटा की ट्रक आती है, पता है? पता है ना ट्रक कैसी होती है? बना के बताओ। हाँ, वो कोहिनूर बोलता, हाँ बना के बताओ। एज्यूम कर ले चार टायर होते हैं, टायर के बाजू में दूसरे भी टायर होते हैं। अच्छा, ये तो पता नहीं है। फिर उसके अंदर सामान रखा होता है, अच्छा। ड्राइवर होता है अंदर। अरे वाह, तो वापस 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 तो यहाँ पे मिशन स्टेटमेंट, तो वो जो मिशन जो स्टेटमेंट है उनका, उससे ये पता चल रहा है कि वो लोग क्या टारगेट करें। अब जैसे कि टाटा का जो कंज्यूमर व्हीकल का जो मिशन होगा वो वैसा होगा जिससे वो किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तुमको पता है इंडिया के जो वो जो होते हैं ना ट्रक, उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, बता दो कैसे। अमेरिका के जो ट्रक होते हैं ना वो ऐसे होते हैं। अरे सॉरी, ये कुछ और ही बन गया। वहां के ट्रक ऐसे होते हैं, यहाँ पे टायर होते हैं। अरे हाँ, डिजाइन पे मत जाओ यार। और अरे सुनो सुनो, बता रहा हूँ, शांति रखो, मैं ड्राइंग बना के बताऊंगा। फिर एक अपने इंडिया के ट्रक ऐसे होते हैं। अरे सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। तो इन दोनों, ओए बस, तो यहाँ पे जो ड्राइवर होता है वो यहाँ बैठता है, बराबर, और यहाँ हमारा ड्राइवर यहाँ बैठता है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है ना एक्सीडेंट के टाइम का, वो यहाँ से एक्सीडेंट होने के बाद में वो इतना भाग पहले टच होता है। और हमारे यहाँ पे जब एक्सीडेंट होता है ना तो पहले ड्राइवर टकराता है, उसके बाद पीछे की गाड़ी आती है। तो मैं यहाँ क्या समझा रहा हूँ, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यार, ए क्या नहीं होता, ए ऐसा नहीं होता, किसने बोला? सीधा होता है तो एक्सीडेंट में फर्स्टली ड्राइवर को कुछ होता है, सामने वाला ही बेचारा चुना जाता है।
अरे सॉरी, अमेरिका। वर्सेस इंडिया ट्रक लिखते थे। सर की इंग्लिश करना मैं मैंने पहले ही बोला है। ट्रक की स्पेल बराबर है ना? बराबर है। देखो ये होते हैं अमेरिकन ट्रक। ये जो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ट्रक का ये जो, परफेक्ट फोटो है। हाँ ये रहा, हाँ मैं बताता हूँ। तो ये जो ट्रक है ना, अरे यहाँ पर देखो, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है ना एक्सीडेंट के टाइम पे, तो इसका पहले ये टच होता है, उसके बाद ड्राइवर। हमारे इंडिया में तो पहले ड्राइवर घुसता है, उसके बाद पीछे से ट्रक आती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे जो गाड़ी बनाई है वॉल्वो, जैसे वॉल्वो अपने मिशन में, जैसे वॉल्वो की ट्रकें थी। हाँ ये हंस रही है पीछे से, सच्ची बेटी बेटी कि सर आप क्या ऐसे ही पढ़ा रहे हो ना? तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्यों हंस रही है तू इतना? मैं बोल तू, तो पहले ड्राइवर ही घुसेगा इंडियन ट्रक में। ए तुमने कभी ऐसा सोचा एक्सीडेंट हो, कांच तोड़ के ड्राइवर बाहर कूद जाए, एक्सीडेंट कांच में से ड्राइवर बाहर चला गया। हाँ होता है, कैसे होगा? क्या नहीं होगा, होता है। हाँ, अरे ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मैं एक्टिवा से गिरा। अरे सुनो, ट्रक में तो कुछ साइंस होगा ना, वो कैसे ऐसे आएगा, ठुकेगा ऐसे, इधर से ठुकेगा तो ऐसा कैसे आएगा? अरे पागल, एक्सीडेंट हुआ, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो उसको झटका लगा, तो ड्राइवर पूरा का पूरा कांच से बाहर कूद गया। ब्रेक से तो आगे नहीं जाते क्या बस में? ऐसा एक बार क्या हुआ, मैं एक्टिवा से गिरा ना, तो मैं तो वहीं लेट गया और मेरी गाड़ी आगे चली गई। तो मैं चिल्ला रहा हूँ एक्टिवा, गिरा गिरा चिल्ला रहा हूँ एक्टिवा। अरे वही तो, अरे हुआ क्या, मिट्टी, अरे बस, अरे कॉमन सी बात है, ऐसा नहीं होता क्या? अरे वो आगे चली गई ना, तो ऐसा होता है। नहीं रुकी, अरे कैसी बात, तो बुला रहा हूँ तो रुकेगी नहीं क्या? इतना भी फास्ट नहीं था, 40 की स्पीड में था तो रुक गई, 60-70 में होता तो मैं ऊपर ही चला जाता। अरे हुआ क्या, जैसे ही मैं गिरा, मिट्टी, अरे मिट्टी के ढेर था और मैं गाड़ी स्पीड में था, तो ब्रेक मारने गया ना, तो मैं तो स्लिप हो गई, जैसे ही स्लिप हुआ मैं तो वहीं गिर गया मिट्टी के ढेर में, और गाड़ी मैं चला रहा एक्टिवेट। वो पीछे से जिसके घर का काम था वो बोल रहा था गधे तेरे को लगी, वो देखते एक्टिव एक्टिव क्या चिल्ला रहा। मैंने बोला मेगा नहीं नगर एकदम जोरदार है। फिर क्या बोला है, गुड मिशन स्टेटमेंट आर यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप। कैसे होते हैं बेटा, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो डेवलप किए हुए, ऐसे क्या होता है बोलो, वो स्टेटमेंट यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है। हाँ तुम लोग अंदर अंदर कर लो, क्या है, साइकिल साइकिल खेल रहे हो? तो क्या करती, ओ गई गई ऐसे चिल्ला। तुम्हारा ऐसा किसी का एकदम टिपिकल एक्सीडेंट ऐसा कभी कुछ हाँ तेरा तो पता है मेरे को, और किसी का एकदम? क्या मुझे नहीं पता उसका। हाँ तेरे को पंचायत बहुत है, बोले खुद भी तो वही कर रहे हो सर। नहीं ऐसा लड़कियों का पता है, ऐसा एक्सीडेंट होता है ना तो लड़कियां रोने लग जाती है। तो और क्या करे? तो लगा होगा तो ए क्या नहीं भी लगा होता तो, एक तो मुझे लड़कियों का ये समझ नहीं आता, ब्रेक मारना है अरे सर एक्चुअली बहुत अजीब चलाती है क्या, उसको छांटे सच में बहुत जैसे ऐसे पैर रखेगा ऐसे चलाएगी क्या पैर पैर रखती नहीं है, पहले पैर ऐसे लटक रहे होता है, और वो साड़ी गोचा मार के डाल दी। चलो वापस, व्हाट इज आवर मिशन एंड व्हाट बिजनेस आर वी इन? सर अब लिखते हैं ना। बस 5 मिनट ये टॉपिक करके। द वेल नोन मैनेजमेंट एक्सपर्ट पीटर ड्रकर एंड डियोडोर लेविट वर अमंग द फर्स्ट टू एगिटेट दिस इशू थ्रू देयर राइटिंग्स। क्या बोला हुआ, मिशन स्टेटमेंट का सबसे पहले, मिशन स्टेटमेंट को सबसे पहले इस मैनेजमेंट स्टडीज में लाने वाले कौन थे? तो पीटर ड्रकर एंड, नाम भी ड्रकर, किसी ने गलती से ड्रिंकर लिख दिया तो पीटर ड्रिंकर, पीटर ड्रंकर एंड थियोडोर लेविट
क्या बोला कि ये फर्स्ट ऐसे इंसान लोग थे जिन्होंने मिशन को क्या किया, अपने थियरीज के अंदर इस इशू को रेस किया। दे एम्फेसाइज दैट एज द फर्स्ट स्टेप इन द बिजनेस प्लानिंग एंडेवर every business firm must clarify the corporate mission and define accurately the business the firm is engaged in। कोई भी आप प्लानिंग करो उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या क्लियरली मेंशन करना है कि आपको कौन सा बिजनेस आप कर रहे हो। फिर क्या बोला है, they also explained that toward facilitating this task the firm should raise and answer certain basic questions concerning its business such as। ये बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी करने से पहले उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए हुए जिसका सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, आंसर ढूंढना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आवर मिशन, बता आ रहा है 2 मिनट। व्हाट इज आवर विजन, हम हमारा मेन मिशन क्या है। हमने हमारा विजन तो सेट कर दिया बट उसके पहले हमें हमारा एक मिशन भी तो बनाना पड़ेगा ना। एट प्रेजेंट हम क्या करेंगे जिससे हम हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या कर सके, अचीव कर सके। फिर क्या बोला, व्हाट इज आवर अल्टीमेट पर्पस, हम क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करें, हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है। फिर क्या बोला, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, हमें इन फ्यूचर क्या बनना है। फिर क्या बोला, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू वी सीक, एक होता है जेन्यून ग्रोथ, एक होता है तिगड़म लगाई हुई ग्रोथ, बता तो कैसे। एक होता है ऑर्गेनिक वे में इंस्टाग्राम पे ग्रो करो, एक होता है अनऑर्गेनिक वे में फॉलोअर्स को बाय करो, एक होता है आप ऑर्गेनिक वे में बिजनेस करते करते ग्रो करो, एक होता है हॉस्टाइल अप्रोचेस के साथ में फटाफट क्या करो, ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करो। बायजूस और पीडब्ल्यू, बायजूस और पीडब्ल्यू ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। बराबर, बायजूस ने क्या किया, 500 मिलियन डॉलर में व्हाइट हेड जूनियर खरीदा। व्हाइट हेड जूनियर पता है क्या था, 6 साल का बच्चा कोडिंग कर रहा है। मेरा अभी एक मतलब भाई है मेरे मामा का लड़का, वो भी 5th में, उसको ये पता नहीं चलता सुबह में कि मैं ये पैजामा पहनूं कि ये वाला पहनूं। और वो ऐप डेवलप कर रहा है, समझ लो, चलो करे। 500 मिलियन डॉलर यानी कि कितना अमाउंट हो पता है, 50 करोड़ डॉलर्स में खरीद रहे कम, क्या बेको जैसे कुछ भी वैल्यूएशन पे खरीद रहे हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप किस, अपना मिशन ऐसा होना चाहिए कि आप एकदम प्रॉपर ऑर्गेनिक वे में ग्रो कर रहे हो। समझ में आया, नो डाउट आप बाय करो। व्हाइट हेड जूनियर एक नॉर्मल था क्या, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जो कोडिंग सिखा रहा था। बराबर, उसको तुम 500 मिलियन डॉलर में खरीद रहे हो, यानी कि थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। पता चल रहा है, अब जैसे फिजिक्स वाला है, नो डाउट फिजिक्स वाला भी एक्वायर करता है, ऐसा नहीं ये नहीं करता है, बट उसके अब फिजिक्स वाला के अंदर एक बात है, वो टीचर्स को अंधा पैसा नहीं देते हैं। जो टीचर एकदम बहुत ज्यादा हिट होते हैं ना उनको ही वो लोग अच्छा खासा पैसा देते हैं, अदरवाइज वो टीचर को एकदम फिक्स ऐसी सैलरी देते हैं जो सेटिस्फैक्ट्री हो। समझ में आया। वो तुमको अगर पता हो तो अन एकेडमी वाले अमित, क्या नाम है ये, अलंग सर, अलग सर, पीडब्ल्यू वाले, उनको 75 करोड़ का चेक दिया था। 75 करोड़ रुपीज एक टीचर को। तुमको क्या लगता है टीचर की डिमांड हमेशा रहेगी? अरे जब उससे बेटर टीचर आएगा उसकी तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो तो शिफ्ट ही हो गया ना। तो उसका खुद का नहीं था क्या अलग से? क्या? PWC पीडब्ल्यू तो उनका खुद का, ये तो बता रहा हूं कि उन्होंने खरीदने के लिए। तुमको पता है खान सर, बराबर, खान सर को अन अकेडमी ने 105 करोड़ का चेक भेजा था। कितना? 105 करोड़। किसको बोलते हैं? मैंने तो 1 करोड़ रुपए नहीं देखे अभी तक। अरे बोल रहा हूं मैं कि तुम यार किसी भी फैकल्टी को, चलो नो डाउट उनका तो एक्सपर्टीज ही अलग लेवल का है, पर 105 करोड़ रुपए के किसको बोलते हैं, गांडे जैसा पैसा हुआ। और उनके पास बच्चे कहां से आते हैं जो वही साल भर का 6,000 देते हो। तो उनका टारगेट पैसा है ही नहीं, उनका टारगेट क्या है, अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना, कि मेरे पास जो बच्चा आ रहा है उसका मैं बेस्ट नॉलेज उसको प्रोवाइड करूं। समझ में आया? अब अन अकेडमी अगर इतना हेफ्टी पैसा देगी तो क्या कर रहे हैं, वो ग्रोथ ही अचीव कर रहे हैं, पर क्या वो ग्रोथ लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है? समझ में आया। फिर क्या बोला है, व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम कौन सा बिजनेस करते हैं। अगर आप हेल्थ सेक्टर में हो और अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो यू आर टोटली डिपेंडेंट। बराबर, अभी जैसे एज अ कंपनी सेक्रेटरी, मैं जब तक कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं बोले मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस खड़ी कर दूं, अगर मेरा बेटा सीएस नहीं बनेगा तो क्या वो प्रैक्टिस कुछ काम की है? समझ में आया। अगर इसी जगह कोई बिजनेस हो तो
धंधा ही तो सिखाना है उसको। समझ में आया? फिर क्या बोला है? डू वी अंडरस्टैंड आवर बिजनेस करेक्टली एंड डिफाइंड इट एक्यूरेटली इन इट्स ब्रॉडेस्ट कॉन्टोनेशन? क्या मैं मेरे धंधे को बहुत अच्छे से समझता हूँ? क्या मैं उसको प्रॉपर वे में समझा सकता हूँ? फॉर एन एग्जाम्पल, अब जैसे किसी का फ्रूट्स का बिजनेस हो या किसी का मिल्क प्रोडक्ट्स का बिजनेस हो, जिसका पेरिशेबल आइटम्स, जैसे वेजिटेबल वाले, तुमने कभी भी देखा है किसी फ्रूट वाले को, वेजिटेबल वाले ने 100-150 किलो आलू लेके स्टॉक कर दिया हो? वो नहीं करेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा फ्रजाइल मार्केट उन्हीं का होता है, आए दिन उनके भाव बढ़ते रहते हैं। अगर तुमको पता हो, जब नए नए आम मार्केट में आते हैं तब वो 150 रुपए किलो होते हैं। जैसे जैसे वो मार्केट में आते हैं वैसे वो 60 में हो जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने 150 रुपए किलो में 100 पेटी खरीद रखी हो और अभी वो 60 रुपए में बिक रही हो, तो उनको तो डायरेक्ट लॉस हुआ। समझ में आया? तो आप अपने बिजनेस को समझते हो कि नहीं समझते हो? जैसे जूते हैं, पतंग, सीजनल मार्केट। अभी सीजन में तुमने भले कितना भी स्टॉक कर दिया, अगर वो पूरा नहीं बिका तो डूबेंगे तुम्हारे पैसे या फिर स्टॉक में फंस जाएंगे। फिर क्या बोला है? वॉट हुम डू वी इंटेंड टू सर्व? हमारा इंटेंशन क्या है? कौन से टारगेट सेगमेंट को हम क्या कर रहे, सर्व कर रहे हैं। फिर क्या बोला? वॉट ह्यूमन नीड्स टू डू वी इंटेंड टू सर्व थ्रू आवर ऑफर? वॉट ह्यूमन नीड डू वी इंटेंड, अच्छा, हम ऐसी कौन से ह्यूमन नीड को सेटिस्फाइड कर रहे हैं? अब जैसे जोमेटो है, जोमेटो क्या सेटिस्फाइड करता है? कौन सी ह्यूमन नीड को सेटिस्फाइड करता है मैं बोल रहा हूँ? हंगर, बराबर। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वो किसको सर्व करती है? ह्यूमन नीड क्या है? कहीं से कहीं जाना है तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का सर्व करेगी, क्लोथ, कपड़े। समझ में आया? ये सारी किसी ना किसी ह्यूमन नीड को क्या कर रहे, सेटिस्फाइड कर रहे हैं, बराबर। तो आपको ये पहले क्लियर करना है। फिर बोला है व्हाट ब्रिंग अस टू दिस पर्टिकुलर बिजनेस? वेरी इंपॉर्टेंट। आप सीए क्यों बनना चाहते हो? फर्स्ट क्वेश्चन याद करो। हम इस पर्टिकुलर बिजनेस में क्यों हैं? मुझे अभी रिसेंटली लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जब बड़ोदरा ले रहा था तो मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछा, सर आप सीएस बने? मैंने बोला हाँ बेटा बना ना, एग्जाम दे के बना। फिर वो मेरे को बोलती है तो आप पढ़ाते क्यों हो? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था उसका। आई वॉज लाइक, मुझे अच्छा लगता है। समझ में आया? मेरे पास में मेरा रीजन पता था ना कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूं। एक होता है कि आप सीए क्यों कर रहे हो, मेरे घर वाले जबरदस्ती करवा रहे हैं, होता है प्रेशराइज्ड करके करवाना। समझ में आया? पूनम तेरे को जोर जबरदस्ती से करवा रहे हैं, पृथ्वी को करवा रहे हैं, तो तुम देख क्यों रही हो उसको? अरे कोई स्पेसिफिक रीजन ऐसे ही। कुछ नहीं ऐसे वॉट वुड बी द नेचर ऑफ दिस बिजनेस इन द फ्यूचर? इन फ्यूचर इस बिजनेस का ग्रोथ पर्सपेक्टिव कैसा होगा? जैसे जोमेटो चलने ही वाला है इन फ्यूचर अब तो। समझ में आया? इन फ्यूचर इस बिजनेस, जैसे पेट्रोकेमिकल, पता चल गया ना कि बिजनेस फ्यूचर में इसकी ग्रोथ कम हो गई है, डिपेंडेंसी कम हो रही है लोगों की, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या किया, चेंज करना स्टार्ट किया। फिर क्या बोला? इन व्हाट बिजनेस वुड वी लाइक टू बी इन फ्यूचर? हम फ्यूचर में अगर ये बिजनेस बंद हुआ तो हम नेक्स्ट कौन सा फ्यूचर बिजनेस करेंगे? जैसे अमन गुप्ता है, उसने पहले बोट में से रिजाइन किया, पर पता है अभी वो किस कौन सी कंपनी स्टार्ट करके बैठा है? एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, पता चला। तो उसने भले एक जगह से रिजाइन किया, पर उसको पता ना नेक्स्ट फ्यूचर उसका स्टेटमेंट क्या है, उसको फ्यूचर में अब क्या करना है, समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली स्टेक थोड़ी ना बेचा है उसने, स्टेक भी वो बेच रहा है, स्टेक भी बेच रहा है। आईपीओ तूने पढ़ा उसका प्रोस्पेक्टस? नहीं खरीदना पे, ऑफर फॉर सेल है यार। 1500 करोड़ में से 1000 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल है। जब उसके सेलर से उस कंपनी को बेच रहे हैं तो क्या मतलब, वाई टू टेक रिस्क? और ऐसे कभी भी ओवर हाइप्ड आईफो में कभी नहीं लगाने का आईपीओ, मुझे ऐसा लगता है। वो इतना सक्सेसफुल बिजनेस है तो उसने ऐसा किया लॉस में उसका 34% ऑफ रेवेन्यू गोज इनटू मार्केटिंग। नो डाउट आई रियली अप्रिशिएट बोट, ऐसा नहीं है मैं अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, क्योंकि जितने कम टाइम पीरियड में जिस लेवल की ग्रोथ उन्होंने की वो बहुत अच्छा था। उनके जो प्रोडक्ट है वो भी काफी अच्छे हैं, पर उनका मार्केटिंग इतना ज्यादा है। चाइना के प्रोडक्ट है, वियतनाम के रूट से वो इंडिया आते हैं और इंडिया में वो फाइनल असेंबल्ड होते हैं। यानी कि इंडिया का तो कुछ इन्वेंट्री है ही नहीं, इंडिया में तो कुछ प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा, बन तो सब बाहर से ही रहा है ना। आज अगर तुम कोई भी वियरेबल प्रोडक्ट ले लो बोट का, वो कम से कम 1.5-2 साल चलता है, तो वो अच्छा है, ज्यादा चलता है ऑब्वियसली।
फिर क्या बोला है? At the time these two experts raised this issue, the business manager of the world did not fully appreciate the importance of these questions. Those were the days when business management was still a relatively simple of process, even in industrially advanced countries like the US. It was only in subsequent years that captains of industry all over the world understood the significance of the seemingly simple question raised by Drucker and Levitt. क्या बोला हुआ? जब ये मिशन स्टेटमेंट उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने बुक्स के अंदर, अपनी थियरीज के अंदर जब रेस किया ये सारे क्वेश्चन, स्टिल उस टाइम तक भी जो अदर मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तब तक उन लोगों को क्या लगता था कि मैनेजमेंट जो है वो एक टाइप ऑफ थियरी सब्जेक्ट है, उसका रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, लोगों ने, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इस पे ध्यान देना स्टार्ट किया। क्या बोला? द कॉर्पोरेट मिशन इन एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ एम्बिशन ऑफ द फर्म। कॉर्पोरेट मिशन जो होगा वो क्या डिसाइड करेगा? वो आपको एक टारगेट सेट करेगा कि बिजनेस कितना एक्सपांड होना चाहता है। फिर क्या बोला? इट इज इन फैक्ट द फर्म्स फ्यूचर विजुअलाइज्ड। मतलब कि आपका जो मिशन है, आपका जो विजन, अगर वो क्लियरली आप मेंशन करोगे तो क्या डिफाइन करेगा कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम आज ही बता सकते हैं। तुमको पता है कभी भी कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आता है ये रियल एस्टेट में, तो पता है पूरा का पूरा वीडियो बनाते हैं, 3D वीडियो बनाते हैं, पता है कि इन फ्यूचर ये बिल्डिंग ऐसे दिखेगी। पता चला ना वो क्यों बनाते हैं? ताकि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है या जो पोटेंशियल होम बायर है या जो पोटेंशियल रियल एस्टेट बायर है, वो 5 साल बाद का जो बिल्डिंग है वो आज ही देख सके कि भाई इन फ्यूचर 5 साल बाद यहाँ पे बिल्डिंग कैसी बनेगी, तो वो आज उस लेवल का इन्वेस्टमेंट वो आज ही कर सके। समझ में आया? फिर क्या बोला है? इट प्रोवाइड्स अ dramatic picture of what the company wants to become. It is the corporate dream crystallized. It is colorful sketch of how the firm wants its future to look irrespective of the current position. In other words, the mission is a grand design of firm's future. हम सबका कुछ ना कुछ मिशन होता है कि मेरा फ्यूचर ऐसा हो, मैं ऐसा अचीव करना चाहता हूँ। तो फ्यूचर क्या है? एक कलरफुल इमेज है किसकी? फर्म्स के फ्यूचर की। समझ में आया? वो एक विजुअल हुआ। समझ में आया? Mission amplifies what bring the firm to this business or why it is there, what existence it seeks and what purpose it seeks to achieve as a business firm. In other words, the mission serves as a justification for the firm's very presence and existence. It legitimizes the firm's presence. समझ में आया? फर्म आज क्यों प्रेजेंट है, ऐसा उसको इन फ्यूचर क्या अचीव करना है, वो क्या जस्टिफाई करते हैं? मिशन स्टेटमेंट उसको आज जस्टिफाई करता है कि मैं आज इस दुनिया में क्यों हूं। समझ में आया? आज मैं बिजनेस में क्यों हूं। समझ में आ रहा है? पता चल रहा है ना सबको? फिर क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आस्क एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट बिजनेस आर वी इन। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हम कौन से बिजनेस में है। इससे क्या होगा? आपको पता होगा कि हमें किस लेवल का कंपटीशन फेस करना है, हमें किस लेवल की टेक्नोलॉजी मार्केट में लानी है। फॉर एन एग्जांपल, जो टेक्नोलॉजी बिजनेस में, उनको कांस्टेंट पैसा किस में डालना पड़ेगा? R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। समझ में आ रहा है? फैशन इंडस्ट्री को मैक्सिमम R&D क्या करना पड़ेगा उनको? फैशन स्टाइलिस्ट, फैशन डिजाइनर, क्लोथ डिजाइनर, उन सबको क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर से उनके आइडियाज लेने पड़ेंगे कि भाई आप किस टाइप के कपड़े पहनते हो। जैसे कोई बिजनेस पर्सन है, वो कभी भी फैशनिंग क्लोथ्स में नहीं होगा, वो कंफर्टेबल क्लोथ्स ढूंढेगा, कंफर्टेबल हो, क्लासी हो। समझ में आया? इसी जगह कोई फैशन वाला है, रणवीर सिंह को ले लो, वो कैसे कपड़े पहनेगा? एकदम फंकी पहनेगा, ताकि वो 100 लोगों में एकदम अलग से उभर के दिख जाए। समझ में आया? पता चल रहा है? फिर क्या बोला है? and get the important question, what business are we, and get the correct and meaningful answer. The answer should have marketing or external perspective and should not be restricted to the production or generic activities of business. Very important. क्या बोला हुआ है? उसका जो आंसर हो ना वो एकदम मार्केटिंग और एक्सटर्नल जो पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि लोग क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं सोचूं तो मेरा ऐसा मानना है कि आज के टाइम पे जो फोन हम लोग यूज कर रहे हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छा है, पर मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसा फोन होना चाहिए जिसमें रेडिएशन ना हो, रेडिएशन ना हो और फोन गर्म ना होता हो। अब जैसे मेरा फोन है वो
ऑब्वियसली 4 साल हो गए उस फोन को, अब वो गर्म हो जाता है, उसका बैटरी कांस्टेंट डाउन रहता है। अभी मैंने इसको चार्जिंग में लगाया तो अभी मेरा 64 हुआ है। सुबह जब सुबह 7 बजे की बात है तब 100% था, 7 बजे से लेके 1 बजे के बीच में 50% बैटरी डाउन हो गई। मतलब उसकी सेल्फ जो लाइफ थी वो कितनी कम हो, 6 घंटे में 50% बैटरी उड़ गई। समझ में आया? फिर क्या बोला हुआ है, द टेबल गिवन बिलो विल क्लैरिफाई एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। क्या लिखा हुआ है सुनो, व्हाट बिजनेस आर वी इन, ये कंपनी है वो कौन कौन सा बिजनेस करते हैं, उसमें से उनका प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर क्या है और मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर क्या है। अब जैसे प्रोडक्शन यानी कि हम क्या प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर किसके लिए होगा, प्रोडक्शन टीम के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, बराबर। और मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर किसके लिए होगा, पोटेंशियल कस्टमर के लिए और मार्केटिंग टीम के लिए। क्यों, मार्केटिंग टीम से अगर जब हम मार्केटिंग टीम को आंसर देंगे तो मार्केटिंग टीम उस हिसाब से मार्केटिंग करेगी। समझ में आया? सुनो, इंडियन ऑयल, वी प्रोड्यूस ऑयल एंड गैसोलीन प्रोडक्ट्स, बराबर है। हम क्या करते हैं, इंडियन ऑयल क्या करता है, एलपीजी सीएनजी, एलपीजी सीएनजी बनाता है इंडियन ऑयल। बोल गुरुजी, इंडियन गैस आता है किसी के घर पे, इंडियन का गैस, इंडियन का बाटला। गैस लाइन आ गई है। तेरे घर पे आ गई भरूच में, उसमें मैं भूज में रहती हूँ, 4 साल से मेरे घर पे गैस लाइन है। वहां पे आ गई। का हमारे सर क्या हमारे यहाँ पे तालुकास में भी आ गई है वो 10 साल पहले से, 10-15। हमारे यहाँ तो अभी तक नहीं आई, 5 साल अभी अभी आई है हमारे यहाँ तो। अरे हाँ भाई, हम पीछे पिछड़े लोग बस। अरे हाँ भाई, अब हाँ तो गाँव में भी 10 साल पहले वो आ गया था। हमारे गांव में तो चूल्हा जलता है, अब लकड़े कहाँ से आते हैं वो पता नहीं। अरे भाई मेरे को नहीं मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, इंडियन का गैस आता है ना, बराबर, पेट्रोल पंप है ना, तो उनका मार्केट ओरिएंटेशन प्रोडक्ट के जो मिशन स्टेटमेंट क्या होगा कि भाई वी प्रोड्यूस ऑयल एंड गैसोलीन, बराबर। लेकिन उनका मार्केटिंग ओरिएंटेड क्या होगा, वी प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जीज, हैंस इंग्लिश में लिख दिया। क्या पड़ता है, सेफ, एलपीजी सेफ है, क्यों सेफ नहीं है, सर उससे मीथेन निकलता क्या है। कभी भी पढ़ सकता है। मतलब ये को तो फिर उसके उसमें से मीथेन निकलता है जो है, जिसको हम रोटी डायरेक्ट से क्या वो तो हेल्थ के लिए बहुत खराब है। बाकी वो वैसे भी पॉल्यूशन करता है। पॉल्यूशन करता है। और दूसरा क्या है, एक टाइप से वो रिस्क तो है, कॉस्ट इफेक्टिव तो ऑब्वियसली है ही, एक गैस का बाटला 2-2 महीने तक चलता है। समझ में आया? तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा, सेफ भी है, देखा जाए ना ऐसे वो सेफ भी है। गैस के बाटले बहुत रेयर कंडीशन में फटते हैं, और तुमको पता है गैस का बाटला डायरेक्ट कभी नहीं फटता है, उसके अंदर मीथेन मिक्स करते हैं तो वो बांस मारता है, तो पता चल ही जाता है। लेकिन अगर गैस का बाटला कभी मतलब आग वाग लग जाए तो कभी उसको ऐसा डर नहीं जाने का, उसको ऊपर से तुम उसकी गैस का वो जो कनेक्ट है ना जहाँ से गैस वो बंद कर देना, वो आग बंद जाएगी। और ऐसा होता है, मैं एक बार है ना अपने घर पे वो बाटला लगा रहा था मम्मी के साथ, तो मैं है ना अपना गैस का वो ठीक करा के आया था, क्या बोलते हैं उसको जहाँ पे रोटी सेकते हैं उसको क्या बोलते हैं, बर्नर, बर्नर, बराबर। उसको उसने क्या किया, लगाया, फिर है ना आजू बाजू में से माचिस से ऐसा चेक किया कि कहीं लग तो नहीं, तो उसके बाद तो लगी नहीं। मेरे को लगा हमारे यहाँ पे भी नहीं, हम भी चेक करेंगे। मैंने माचिस ली, ऐसे ऐसे घुमा दी, साला उसमें आग पकड़ गई। मेरी मम्मी ने पहले तो पोछा लिया, भिगाया और उसको और फिर एक खींच के चाटा बचा, बोले डोबे तेरे को पता नहीं चलता है। तो मैं ऐसा खतरों के खिलाड़ी बनने गया भाई, उसके बाद मुझे पता चल सूंघ लेना लेकिन आग नहीं लगाने की। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हाँ भाई सूंघ लेने का आग नहीं लगा भाई, कभी जल जावे तो। अरे हाँ कायदे सर, अरे मैंने ऐसे माचिस ली, मेरे को लगा क्या ही आग लगेगी इसमें, बांस तो मार नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे ऐसे घुमा दिया, सोलह उसमें आग पकड़ गया, और आग के एकदम फट से पकड़ ली, तो ज्यादा जला नहीं, तो मेरी मम्मी ने तुरंत ही बंद कर दिया उसको। और उसके बाद में जो झापट पड़ी थी ना, बट ऐसा कभी तुम करना मत हाँ, जोरदार हो जाता है। सर आप किसन बेटे हमारे एक खिसकी नहीं थी भाई, मैं तो चेक कर रहा था गैस थोड़ी दास मार रहा है, तो समझ नहीं आया। नोडा पर तुमने कभी टुक्कल टुक्कल चलाया, टुक्कल, टुक्कल अभी तो, ए तेरे को नहीं पता टुक्कल, अरे एक सेकेंड, सच्ची को नहीं पता है, मैं बताता हूँ। टुक्कल पता है क्या होता है, देखो हॉट एयर बलून होता है ना, वैसे जो था छोटा बलून होता है इतना सा। हाँ, फिर क्या करते हैं मैं बताता हूँ, फिर ऐसे ऐसे जलाने के बाद फिर ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं उड़िया उड़िया करके
ये अब तो यहाँ पे इलीगल हो गया है। ताली बजाना नहीं। ताली बजाएगी तो सच्ची बोल रही है, तूने बोला ताली बजेगी पैसे मिलेंगे, सच्ची बोल रही है। देखो पता है ताली बजाने से पैसे मिलते हैं। इंडो बोल रहा है मैं भी बजाऊंगा। चलो वापस आ जाओ। ये अच्छा है सब। अच्छा तू सीए बनने के बाद तालियां बजाएगा। बस शौक थोड़ी ना होता है किसी को ताली बजाने का। इंडियन रेलवे क्या लिखा हुआ है, वी रन अ रेल रोड। फिर मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर में क्या लिखा, वी ऑफर अ ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। साला इनसे बराबर ट्रेनें हैंडल नहीं होती, 2-2 3-3 घंटे डिले ट्रेन चलती है। और इनका पता है एक बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ऐसे ठेला उठा के ऐसा फेंक रहे थे मटेरियल हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन में। तुम कभी भी इंडियन रेलवे से कभी भी अंबानी ने आपी दे रेलवे जाने लेक में मस्त है। ए सुनो सुनो, लेक में मैं तो मैं लेक में ही बोला ना, तो क्या होता है? अरे तो उसको लेक ही पढ़ेंगे ना, तो क्या पढ़ेंगे? लेक मी। तो बे एल ए ले। हाँ, इन द फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक्स, बराबर। इसका मार्केटिंग ओरिएंटेशन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इन द रिटेल आउटलेट वी सेल होप। समझ में आया? होप। चलो बराबर, इसी के साथ हमारा मिशन और विजन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लिखवाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में अपन टारगेट सेट करते कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। डन? नहीं नहीं 10 पेज तो नहीं बचे, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा कंप्लीट। कौन सी नोटबुक? अरे हाँ नहीं, और सच्ची चौपड़ी चौपड़ी। क्या करूं यार स्नेहा, हाँ सर ओए 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 धीरे धीरे बोलो, कैमरा ऑन करता रहो। ए काली काली दिख रही है। दिखा सर। तेरा घर दिखा, तेरे को नहीं देखना है। अरे सर रुको, मैं फोन से ज्वाइन होती हूँ। तो तू किससे ज्वाइन हुई है? मैं लैपटॉप से। ए लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है हाँ? हाँ तो चलेगा मेरे को। कौन बोला चापली? कौन सा है तेरा? अरे मैं बंद कर रहा हूँ, बाय। आया आया घर आया। सर फ्लिप कैसे करता है इसमें? हाँ मुझे 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 थोड़ी पता है आईफोन तेरे पास में। हाँ हाँ सर, थोड़ा मैसी है मेरा रूम। ये मस्त लग रहा है, क्या इसको मैसी बोलते हैं? हाँ तो सर ये देखो, ये बाजू में हाँ वो तो मैं समझ गया, बाजू में इसको ये जेल जैसा क्यों बनाया है? सर जेल थोड़ी डिजाइन बोलते हैं इसको। ऐसी डिजाइन? हाँ तो अभी बंद कर दे, अपनी जूम मीटिंग के अंदर अपन घर देख रहे हैं और ये सब खड़े खड़े घर देख रहे थे।